आज आपके सामने प्रस्तुत है भारत के महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अंग्रेजों का राज्य पूरी तरह छा चुका था और स्वतंत्रता का विष नस नस में समा चुका था। उस समय नैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सर्वत्र अशांति, अस्थिरता तथा अराजकता व्याप्त थी। देश सांस्कृतिक संकट की चपेट में था। लोग अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त थे। ऐसे समय में देश की स्वतंत्रता का संदेश देने वाले लोकमान्य तिलक थे, जिन्होंने शिक्षा देने के साथ ही देश में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया तथा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा पूरे देश में बुलंद किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखल नामक गांव में तिलक का परिवार रहता था। इस गांव में श्री नारायण वामन तिलक नामक एक कवि रहते थे, जिनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में व्याप्त थी। इसी परिवार में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का 23 जुलाई सन 1856 को जन्म हुआ। इनके पिता श्री गंगाधर पंत रत्नागिरी की एक मराठी पाठशाला में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत थे। इनके पिता बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनका वेतन 15 रुपए था। तिलक की माता का नाम पार्वतीबाई था। इनकी 2 बड़ी बहनें थी। घर में सबसे छोटा होने के कारण इनका नाम बाल पड़ा। इनकी मां इन्हें केशव कहकर बुलाती थी, जबकि परिवार के अन्य लोग बाल कहते थे। तिलक जब 5 वर्ष के हुए तो गंगाधर पंत ने बाल का प्रवेश रत्नागिरी स्थित एक पाठशाला में करवा दिया। बाल के पिता ने बाल को बचपन में ही छोटे छोटे श्लोक याद करा दिए थे। बचपन से वे कुशाग्र बुद्धि के थे। स्कूल जाने के पहले ही इन्होंने गणित और संस्कृत की इतनी जानकारी हो गई थी कि स्कूल जाने पर इन्हें अध्यापकों से कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जो कुछ भी अध्यापक इनसे करने के लिए कहते तो बाल कहते, ये तो मुझे पहले से ही आता है। वह बचपन से ही हठी स्वभाव के थे। जो एक बार ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। एक दिन कक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने मूंगफली खाई और छिलके फर्श पर बिखेर दिए। अध्यापक के पूछने पर किसी ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अध्यापक ने बेंत उठाई और सब बच्चों को 2-2 बेंत की सजा देने लगा। जब बाल की बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अध्यापक ने गुस्से में हाथ फैलाने के लिए कहा, लेकिन बाल ने हाथ नहीं फैलाया और उन्होंने कहा, मैंने मूंगफली नहीं खाई है, इसलिए मैं बेंत की मार भी नहीं खाऊंगा। अध्यापक ने कहा, सच सच बताओ कि किसने मूंगफली खाई थी। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा और बेंत भी की मार भी नहीं खाऊंगा। ये उत्तर सुनकर अध्यापक ने बाल को स्कूल से निकाल दिया। बाल ने स्कूल से निकलना स्वीकार किया, लेकिन बिना अपराध दंड भुगतने के अन्याय का अंत तक विरोध करते रहे। उसी समय बाल पर ईश्वर ने एक ऐसा वज्रपात किया जिससे उनका दिल दहल गया। उनकी मां का निधन हो गया। इससे उनको बड़ा आघात लगा। बाद में बाल की चाची ने उन्हें मां का प्यार दिया और उनकी सेवा करने लगी। चाची का स्नेह और प्यार पाकर अपनी मां की यादों को भूलते रहे। उसमें देश की स्थिति ठीक नहीं थी। अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था। घर, स्कूल, सभी जगह अंग्रेजों के अत्याचारों पर बाल टीका टिप्पणी सुनते रहते थे। बाल के मन में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा और द्वेष पनप रहा था। एक और देशद्रोही भारत को कभी आजाद न होने की बात करते थे, जबकि दूसरी ओर देशभक्त भारत को अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। देशद्रोही लोग क्रांति की बात करने वाले नवयुवकों से बहुत चिढ़ते थे। उन दिनों बाल विवाह की परंपरा थी। इससे बाल भी अछूते नहीं रह सके। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के आगे एक शब्द भी नहीं बोल सके। अपने पिता की बीमारी की स्थिति को देखते हुए वे विवाह करने को तैयार हो गए। उस समय बाल 14 वर्ष के थे। सन 1870 में तापी नामक कन्या से आपका विवाह हुआ, जो उस समय मात्र 10 वर्ष की थी। अभी वह बचपन की दहलीज को पार ही नहीं कर पाई थी कि तभी उसकी बालिका को वधू बनाकर विदा कर दिया गया। तापी जब अपनी मां की याद में रोने लगती तो बाल गंगाधर का हृदय कांप उठता था। उनके मन में प्रश्न कौनता रहता था कि मेरे पिताजी तापी को उसके घर से यहाँ क्यों लाए हैं। उन्हें धीरे धीरे उससे आत्मिक लगाव होने लगा। कॉलेज में प्रवेश के समय बाल का शरीर बहुत दुबला पतला था, जबकि उनकी पत्नी सत्यभाग मां अपनी अपेक्षा अधिक दृढ़ और पुष्ट शरीर की थी। इससे कॉलेज में आपके शरारती सहपाठी इस असमानता के आधार पर आपको चिढ़ाते रहते थे। आपने भी शरीर संवर्धन के लिए अपने को तैयार कर लिया।
शारीरिक उन्नति का संकल्प करने के बाद आपने वर्ष भर ऐसा मेहनत किया कि आपके शारीरिक सौंदर्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो गई, चेहरा भर गया। बाल गंगाधर का मनोबल विलक्षण था। गणित और संस्कृत विषयों में इनकी योग्यता अद्वितीय थी। यह ईश्वरीय वरदान का परिणाम था। वह अध्ययन कम किंतु मनन अधिक करते थे। विचार शक्ति की वृद्धि के साथ साथ इनकी स्मरण शक्ति के अनेक कौतुक भरे कथानक प्रसिद्ध हैं। तिलक ने बड़ी साधना से स्मरण शक्ति का संवर्धन किया था। गंगाधर पंत को अपने बेटे के नेक विचार, आदतें और अदम्य साहस को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि उनका बेटा एक दिन जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा और अपने कुल तथा देश का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वे अपने बेटे में आत्मविश्वास देखते थे। इसी बीच पिताजी की मृत्यु से गंगाधर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें असीम दुख हुआ। उनके भाई बहन पर इस विपत्ति को बड़ी मुश्किल से सह पाए। घर की सारी खुशियां मातम में बदल गई। घर में सन्नाटा छा गया। तापी भी अपने घर से यहाँ आ गई। घर के दुखद वातावरण को देखकर वह सहम गई थी। उसकी आंखों में आंसुओं की झिलमिलाहट दिखाई पड़ने लगी थी। इसी दुखद घटना के कारण वह 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। गंगाधर पुणे के डेक्कन कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे लोगों से भेंट हुई जिनसे आपके विचार मेल खाते थे। वे आपके घनिष्ठ मित्र बन गए। उन मित्रों में आगरकर प्रमुख थे। मित्रों के साथ रहते हुए अपने सभी दुख दर्द भूल गए। अब वे विधा संपादन में लगकर अध्ययन पर ध्यान देने लगे। बाल गंगाधर में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था। वे कोई कार्य बिना विचार किए नहीं करते थे। वे सच में बिल्कुल नहीं डरते थे, चाहे कोई बुरा माने या भला। जो एक बार निश्चय कर लेते थे उसे वे पूरा करके ही दम लेते थे। इसी कारण उनके मित्रों ने मिस्टर ब्लंट कहते थे। वे सत्य का ही साथ देते थे। सन 1876 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्नातक करने के बाद उन्होंने वकालत करने का निश्चय किया और डेक्कन कॉलेज में ही LLB करने लगे। उनके साथ आगरकर भी LLB करने लगे। विद्यार्थी जीवन से ही आगरकर और बाल की खूब बैठती थी। वे दोनों अत्याचारी और अंग्रेजों द्वारा होने वाले अत्याचारों की घटनाओं को सुनकर वे पूरी रात विचार विमर्श में व्यतीत कर देते थे। दोनों ने निश्चय किया कि वकालत करने के बाद भारत देश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है। सन 1879 में ही उन्होंने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वे समाज सेवा के लिए पूरी तरह अपने को तैयार करने लगे। शिक्षा का अभाव, गरीबी, कुप्रथाओं का बोलबाला आदि जैसी कई समस्याएं समाज में चुनौती के रूप में व्याप्त थी। दूसरी ओर अंग्रेजों के शासन राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी विकट समस्या थी। इन समस्याओं से बाल गंगाधर अपने देश को मुक्त कराना चाहते थे। अपने सहपाठी आगरकर के साथ देश का कल्याण करने के लिए बाल गंगाधर अपने स्वार्थ को बलि दे दी। दोनों के हृदय में देश सेवा की आग जल रही थी। दोनों ने सरकारी नौकरी न करने का निश्चय किया। अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को समुचित शिक्षा प्रदान करना था। वे भारतीयों को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे वे भारत के बाहरी समाज को भी प्रतियोगिता में पराजित कर सके। उस समय भारत में विदेशी मशीनरियां बहुत सक्रिय थी। वे पिछड़े और गरीब हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए कहते रहते थे। बाल गंगाधर भारत की जनता को आत्मनिर्भर बनाकर उसे अंग्रेजों से लड़ने के योग्य बनाना चाहते थे और समाज में व्याप्त अंधकार को मिटाने के लिए कृत संकल्प थे। अतः उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल खोलने पर विचार करने लगे। तभी उनकी भेंट एक महान शिक्षाविद श्री विष्णु शास्त्री से हुई, जो सरकारी नौकरी छोड़कर पुणे आए थे। यहाँ कर आपने अंग्रेजी स्कूल का संचालन करने को तैयार हो गए। उन्हें सामाजिक अनुभव था। उनके विचारों में तेजस्वीता थी। तिलक के हृदय में भी उनके विचारों के प्रति आस्था पैदा हो गई। सन 1880 ईस्वी में गंगाधर ने आगरकर और चीप लूणकर के सहयोग से एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का उद्देश्य देशभक्त नागरिक तैयार करना था। स्कूल की सफलता का यश सारे महाराष्ट्र में फैल गया। इस स्कूल में महादेव जोशी और शिवराम आपटे शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए, जिनके अद्भुत ज्ञान से विद्यार्थी लाभान्वित होने लगे। दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और स्कूल अपने उद्देश्य की पूर्ति करने लगा। राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करने वाली यह पहली संस्था थी जो सरकारी स्कूलों के विरोध में खोली गई थी। बाल गंगाधर तिलक देश के लोगों से शिक्षित होने को कहते थे। वे कहते थे, आज हमारा देश गुलाम है। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हम उसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। ये हमारी कायरता है। आज हमें देश की दुर्दशा को समझना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतवर्ष एक पिछड़ा देश है। इसके लिए
एक स्कूल की स्थापना की गई है जहां पर सभी लोगों को भारत की आधुनिक शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। इससे उनका विकास होगा। अतः आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे स्कूल में आकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। उस समय भारतीय समाज की दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी। ब्रिटिश सरकार ने लोगों के छोटे मोटे धंधे बंद करा दिए थे तथा दस्तकारी पर रोक लगा दिया था, क्योंकि सरकार विदेशी माल का भारत को बेच सके। लोग कृषि पर ही आश्रित थे। खेती में भी गुजारा भर का अनाज नहीं पैदा हो पाता था। खेतों पर जमींदारों का कब्जा था। एक और भारत गरीबी से जूझ रहा था तो दूसरी ओर सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़िवादियों से ग्रस्त था। छुआछूत, बाल विवाह, अशिक्षा आदि बुराइयां समाज में फैली थी। बाल विवाह होने से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता था। छोटी उम्र में लड़कियों की मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता था। कभी कभी लड़कियां विधवा हो जाती थी। विधवा को पति के साथ चिता में जलने के लिए मजबूर किया जाता था। विधवा को धार्मिक स्थानों पर जाने से रोक जाता था। अधिकांश विधवाओं के साथ यौन शोषण भी किया जाता था। उसमें छुआछूत की चरम सीमा पर व्याप्त थी। उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ उठता बैठता नहीं था। निम्न वर्ग को दूर ही बैठने के लिए कहा जाता था। उनके बर्तन आदि अलग रखे जाते थे। वे चारपाई पर एक साथ नहीं बैठ सकते थे। इस तरह भारतीय समाज कई विरोधी वर्गों में विभक्त हो चुका था, जिसका लाभ विदेशी शासक और जमींदार लोग उठाते थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि समाज के लोग सभ्य बने या उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनमें भी जागृति की भावना पनपे। वे उन्हें दबा कर रखना चाहते थे। भारतीय समाज को जागृत करने तथा उनके विचारों में परिवर्तन के उद्देश्य से बाल गंगाधर ने आधुनिक शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। लोगों को शिक्षा के महत्व को बताया ताकि लोग आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बने। वे युवा पीढ़ी पर शिक्षा का विशेष बल देते थे। उनका विश्वास था कि यही युवा पीढ़ी आगे चलकर क्रांति की ज्वाला में कूदेगी और अंग्रेजों से टकराकर उन्हें खोखला कर देंगे, जिससे भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। बाल गंगाधर अपने स्कूल के कारण लोकप्रिय हो गए। उनके स्कूल की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। भारत के सभी विद्वान उनके विचारों का आदर करने लगे। गंगाधर का स्कूल डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्य कर रहा था। उसे अनुदान की भी सुविधाएं प्राप्त थी। बाल गंगाधर के जीवन का उद्देश्य शिक्षक होना नहीं था। वे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही शिक्षक हुए थे। उन्हें वैतनिक शिक्षक होने की इच्छा नहीं थी। वे युवकों में देश सेवा की भावना जागृत करने के लिए शिक्षक बने थे। इस स्कूल की स्थापना का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्होंने अपने जीवन को स्कूल के लिए अर्पित कर दिया था। तिलक का राजनीतिक कार्यों में भाग लेना एक हिस्सा बन गया था। वे अब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। स्कूल के संचालकों को यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि स्कूल के संस्था का कोई सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। तिलक को यह मंजूर नहीं था। कुछ अन्य बातों पर भी मतभेद प्रारंभ हो गया था। इस संस्था को जनता तथा सरकार से प्रचुर मात्रा में सहायता मिलती थी, इसलिए विद्यालय की स्थिति आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ थी। ऐसी अवस्था में न्यू स्कूल के सदस्य दो पक्षों में बंट गए। एक पक्ष तिलक का था, जबकि दूसरा पक्ष आपटे व आगरकर का था। दूसरा पक्ष स्कूल के में प्रभावशाली था। तिलक का कहना था कि हमें अपनी संस्था को त्याग और तप के आधार पर चलाना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को 75 रुपए प्रति माह से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए तथा साथ ही उसे कोई दूसरा अन्य व्यवसाय करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। तिलक के इस प्रकार के त्यागमयी सिद्धांत स्कूल के कई सदस्यों को रास नहीं आ रहा था। इस प्रकार दिन प्रतिदिन दोनों पक्षों का विरोध बढ़ता गया। कार्यकारिणी का बहुमत तिलक के साथ नहीं था। वैचारिक मतभेद के कारण तिलक का स्कूल में बने रहना असंभव सा लग रहा था। उनके शांत होने की कोई संभावना न देकर तिलक ने 14 अक्टूबर सन 1890 को सोसाइटी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र का विस्तार करने की नई योजना बनाई। आपने समाचार पत्र द्वारा जनता को राष्ट्रीय शिक्षा देने का निश्चय किया और पत्रकारिता से जुड़ने का मन बनाया। आपको विश्वास हो गया था कि लोक शिक्षा के लिए समाचार पत्र से अधिक प्रभावशाली साधन कोई नहीं हो सकता। बाल गंगाधर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें एक अंग्रेजी पत्रिका थी, दूसरी मराठी थी। इन पत्रों के नाम केसरी और मराठा था। उन्होंने समर्पित होकर इन पत्रिकाओं के लिए कार्य करने लगे। वे अपने कंधे पर टाइप के केस उठाकर छापेखाने ले जाते थे और पत्र के छपने के बाद घरों में स्वयं बांटने जाते थे। ग्राहकों के नामों का लेखन हाथ द्वारा होता था। कार्यालय में टूटी फूटी कुर्सी और मेज रखकर ही सब किया जाता था। उनके लेखों और संपादकीय से पत्रिकाओं की सुंदरता में 4 चांद लग जाते थे। केसरी प्रकाशन से कुछ दिन बाद संपूर्ण महाराष्ट्र में केसरी की चर्चा होने लगी। दोनों पत्रों से तिलक की कोई आमदनी नहीं थी, बल्कि उस पर लगभग 7,000 रुपए का ऋण चढ़ गया। फिर भी तिलक ने दोनों पत्रों का प्रकाशन जारी रखा। उन्होंने केसरी को आजीविका का साधन न बनाकर अपने मत प्रचार का उत्कृष्ट साधन समझा। उनका पत्र न्याय की आलोचना बड़ी निर्भीकता के साथ करता था। पत्र के द्वारा बाल गंगाधर ने भारतीय समाज को जगाने का प्रयास किया तथा उनके अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का निश्चय किया
जिससे अंग्रेजों की चुनौतियों का सामना किया जा सके। देश में ऐसे लोगों की बहुत कमी थी जो निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व जीवन देश की सेवा में लगा सके तथा अंग्रेजों की चुनौतियों का समर्पित भाव से सामना कर सके। इसलिए बाल गंगाधर ने पत्रकारिता के माध्यम से युवकों में साहस और आत्मविश्वास लाने का प्रयास किया। उन्होंने नवयुवकों के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की तथा एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया। सन 1895 में कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में हुआ। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेद के कारण यह अधिवेशन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। मतभेद के कारण कांग्रेस के सदस्य दो वर्गों में विभक्त हो गए। तिलक का विरोधी गुट उन्हें कट्टरपंथी कहता था तथा तिलक को उग्रवाद का समर्थन करने का आरोप लगाता था, जबकि तिलक का समर्थन करने वाले लोग समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस अपना ध्यान राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की ओर रखे। तिलक और कांग्रेस में वैचारिक विरोध के कारण यह अधिवेशन पूर्ण सफल नहीं कहा जा सकता है। अंग्रेजी सरकार की नीति के कारण देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक उपद्रव प्रारंभ हो गया था। सरकार दंगा फसाद करने के लिए मुसलमानों को उकसाती रहती थी और वे हिंदू त्योहारों में बाधा डालते थे। इससे देश में अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तिलक ने उपद्रवों को शांत करने तथा निरपराध व्यक्तियों को न्यायालय से मुक्त करवाने में महान कार्य किया। उन्होंने हिंदुओं को एक मंच पर लाने के लिए वर्ण वर्ग भेद का विरोध किया। परस्पर एकता लाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का श्री गणेश किया। तिलक ने सबको प्रेरित किया कि लोग एकत्र होकर गणपति उत्सव की पूजन करें। इस योजना से पुणे का गणेशोत्सव का स्वरूप ही बदल गया था। चारों वर्णों के हिंदू मिलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ इस उत्सव को मनाने लगे। इसका प्रभाव महाराष्ट्र के अन्य शहरों पर भी पड़ा। प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में गणपति पूजन का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तिलक को इस कार्य में बड़ी कामयाबी मिली। अब इस उत्सव ने सार्वजनिक मेले का रूप ले लिया। गणेशोत्सव इस 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिन तक सब कथन जगह कथा कीर्तन व्याख्यान और भजन होते हैं। इस पूजन की ओर लाखों लोग आकृष्ट हुए। इस प्रकार महाराष्ट्र में जनता में विलक्षण जागृति पैदा कर दी। लोकमान्य द्वारा स्वयं बनाई गई इस योजना ने बहुत जल्दी राष्ट्रीय महत्व का रूप ले लिया। दोनों उत्सवों की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि बाल गंगाधर तिलक केवल विद्वान ही नहीं अपितु प्रतिभाशाली नेता भी हैं। वे जनता के हृदय को पहचानते थे और जनता की आवाज को बोलना जानते थे। तिलक एक बार जो निर्णय ले लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। उनमें वे परिवर्तन नहीं करते थे। उन्होंने धार्मिक उत्सवों का आयोजन करके हिंदुओं का सामूहिक पूजा की नींव रखी। इस प्रकार लोगों में नई चेतना का विकास हुआ और उनमें जागृति की भावना व्याप्त हो गई। इससे अंग्रेजी सरकार उनसे रुष्ट हो गई और वे आंख की किरकिरी बन गए। वे तिलक पर मुकदमा चलाने का बहाना ढूंढने लगे। सन 1896 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तथा ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता का परिचय दिया। उसने अकाल से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वायसराय ने आचार संहिता का उल्लंघन किया और देसी राजाओं में यहां जाकर मौज मस्ती करने लगा। महाराष्ट्र के लोग अकाल में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन वायसराय को कोई चिंता नहीं थी। तिलक ने अकाल के प्रति सरकार की उदासीनता के प्रति कड़े शब्दों में विरोध किया। सरकार की इस क्रूरता को जनता के समक्ष उजागर किया। आपने देश के नवयुवकों को एकत्र करके अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भेजा। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा, जालिम सरकार अकाल सहायता संहिता का पालन नहीं कर रही है। इसके पास सरकारी खजाने में पैसा है, लेकिन वह अकाल पीड़ितों की मदद के नाम पर चुप है। इसलिए सबको हिम्मत जुटाकर अंग्रेजी शासन से लड़ना हो गया। अंग्रेजी सरकार चौकन्नी हो गई। उसने नवयुवकों को तंग करना शुरू कर दिया। जो अकाल पीड़ितों की सहायता में लगे हुए थे, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने लगी। इस पर तिलक ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दायर कर दिया। सन 1897 में पुणे में प्लेग का प्रकोप हुआ। सूचना पाकर तिलक पुणे आए। सरकार के पास प्लेग की रोकथाम की कोई दवा नहीं थी। वह लोगों को उस महामारी से बचाने में असमर्थ थी। धीरे धीरे प्लेग बंबई तक फैल गया। तिलक ने पुणे में कई अस्पताल खोले और स्वयं सेवकों की सहायता से रोगियों की सेवा की। 4 फरवरी सन 1897 को एक अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों को प्लेग से पीड़ित लोगों की सहायता करने का असीमित अधिकार प्राप्त हो गया। छूट मिल जाने के कारण पुलिस सहायता के बहाने घरों में घुसकर युवकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। तिलक को जब इसकी सूचना मिली तो उनका खून खोलने लगा। उन्होंने सरकार की नीति तथा युवतियों के साथ दुर्व्यवहार करने के विरुद्ध कलम उठाई। 15 जून 1897 में केसरी पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर 27 जुलाई सन 1897 को राजद्रोह भड़काने का मामला दर्ज करके अंग्रेजी सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी को सुनकर देश के सारे नौजवानों में रोष व्याप्त हो गया।
उन्होंने तिलक को जेल से छुड़ाने के लिए तिलक बचाओ फंड की स्थापना की, जिसमें 50,000 रुपए इकट्ठे हुए। बंगाल के प्रसिद्ध वकील को पैरवी के लिए रखा गया था। वकीलों ने तिलक की जमानत के लिए दिन रात एक कर दिया। न्यायाधीश श्री बदरुद्दीन ने 50,000 की जमानत पर तिलक को रिहा कर दिया, लेकिन सरकार यद्यपि उस पर मुकदमा चलाना चाहती थी। तिलक का यह मुकदमा कानूनी तौर पर व्यक्तिगत था, लेकिन उनको सार्वजनिक महत्व मिल गया था। सरकार ने 9 सदस्यों की एक टीम गठित करके उन्हें तिलक का मुकदमा सौंप दिया। सरकार नहीं चाहती थी कि तिलक भारत में सभाएं करे और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आग उगले। बंबई में मुकदमा चला। 8 सितंबर सन 1897 को अदालत ने तिलक को 1.5 वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इस घटना से तिलक का नाम सारे भारत में फैल गया। नौजवानों का खून खोलने लगा। उनका शरीर देश की यातनाओं से कृश हो गया था। इस समय उन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता थी। पूर्ण विश्राम के लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित सिंहगढ़ नामक स्थान को चुना। तिलक को बचपन से ये पहाड़ियां प्रिय थी, साथ ही यहाँ का शीतल वातावरण, शुद्ध हवा और अमृत तुल्य जल तिलक को अनुकूल लगा। इसलिए वे अपने परिवार को लेकर सिंहगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। वहां का जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक था। वहां रहने से तिलक के स्वास्थ्य में निरंतर वृद्धि होने लगी। स्वास्थ्य लाभ तथा विश्राम के बाद तिलक जून सन 1899 से पुनः राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। केसरी का संचालन अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को आपसी मतभेद बुलाकर देश के कार्यों में लगने के लिए कहा, लेकिन वे सब तिलक के विचारों से घबरा रहे थे। उन्हें तिलक की अग्रगामी नीति से राजद्रोह का भय लगता था। वे सरकार का विरोध नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब तिलक का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पेश किया गया तो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं ने इसका विरोध किया। तिलक की नीति 100% राष्ट्रवादी थी। राष्ट्रीयता की कसौटी पर वे सब घटनाओं की परीक्षा करते थे। कांग्रेस के प्रति तिलक की भावना ऊंची थी। कांग्रेस के तत्कालीन नेता तिलक को एक निष्प्रिय लोक सेवक मानते थे। कांग्रेस के राणा डे मेहता तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से तिलक का राजनीतिक विषयों में कोई मतभेद नहीं था, किंतु सामाजिक विषयों में तिलक का विचार उक्त नेताओं से भिन्न था। कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। तिलक ने बंबई के गवर्नर लॉर्ड सेंगर्स के कुशासन की निंदा का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव का नरमपंथी कांग्रेसी विरोध करने लगे। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र देने की धमकी दे डाली। तिलक ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। सन 1900 के एक सम्मेलन में तिलक ने पुनः उस प्रस्ताव को पेश किया, लेकिन नरमपंथियों के विरोध के कारण तिलक को पीछे हटना पड़ा। तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में नरमपंथियों की जमकर आलोचना की। सन 1903 में तिलक का पुत्र विश्वनाथ प्लेग की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने पुत्र वियोग से संभला लिया और अपने देश सेवा में लगे रहे। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि कांग्रेस देश की जनता की समस्याओं के हल के लिए तीव्र गति से कार्य करे, लेकिन फिरोज शाह मेहता जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेसी इसके सख्त खिलाफ थे। वे धीमी गति से लोगों की समस्याओं का हल करना चाहते थे। तिलक चाहते थे कि कोई काम जल्दी से हो। एक अधिवेशन में तिलक ने अपने भाषण के दौरान कहा था, मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी ये चाहते हैं कि हम अत्याचारी सरकार के विरुद्ध कोई आवाज न निकालें, अपना मुंह बंद करके रखें, किंतु हमसे ये नहीं होगा। ये अत्याचारी सरकार की काली कारतूतों को उजागर करके ही रहेंगे। आज देश की जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखित थी, पर हमारे नेता जो हमें चुप रहने का सुझाव देते हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनकी जगह बैठने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस को जन जन का संगठन बनाएंगे। जो लोग जनता का खून चूस रहे हैं, हम उन्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। तिलक के भाषण को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की बातें खिल गई। उनके अंदर जोश की भावनाएं पनप गई। तालियां बजने लगी। नरमपंथी लोग पसीने से तरबतर हो गए। वे तिलक के विरोधी बन गए। वे तिलक को अपने दल में नहीं देखना चाहते थे, जबकि देश का युवा वर्ग तिलक का समर्थन करने को तैयार हो गया। सन 1905 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो बंगाल की जनता क्रांति पर उतर आई। कलकत्ता के मॉडल हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंग्रेजी सरकार की घोषणा का बहिष्कार किया गया। कोई भी बंगाल का विभाजन नहीं चाहता था। तिलक सर्वप्रथम विदेशी शासन को कमजोर करने के लिए विदेशी माल का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश दिया। ऐसा करके उन्होंने एक फिर अंग्रेजी सरकार से दुश्मनी मोल ले ली। तिलक का कहना था कि विदेशी माल का बहिष्कार करने से अंग्रेजों का आर्थिक आधार कमजोर हो जाएगा और वे भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ने इसका समर्थन किया। अंग्रेज भी कम नहीं थे। उन्होंने अपनी गंदी चाल चलकर गर्मपंथी कांग्रेसियों को नरमपंथियों से अलग करवा दिया।
जिससे नरमपंथी से वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की चाल को अंग्रेजी की चाल को समझ सके। तिलक ने अपने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी शासन की जड़ें उतनी गहरी नहीं है जितनी गहरे आप समझते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लोग उनके विचारों को समझ नहीं सके। दूसरी ओर नरमपंथी जी जान से तिलक का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथियों को धमकाते हुए कहा कि गर्मपंथियों का साथ छोड़ दें, अन्यथा उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। नरमपंथी डर से तिलक का विरोध करने लगे। अब नरमपंथी गर्मपंथियों को अलग करना चाहते थे। नरम दल वालों ने अचानक सूरत से बंबई प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें तिलक के दो प्रस्तावों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार को रद्द करने की घोषणा की। हाथापाई और मारामारी की नौबत आ गई। उन्होंने वंदे मातरम के गाने पर भी रोक लगा दी। संयुक्त प्रांत का प्रादेशिक सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। यहाँ नरम दल के लोगों ने गरम दल के लोगों को सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की सफलता पर अंग्रेजों को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन तिलक अपने लेख के माध्यम से दोनों कांग्रेसी गुटों के बीच एकता कायम रखने का प्रयास करते रहे। अगला अधिवेशन सूरत में रखा गया। सूरत नरम दली नेताओं का गढ़ था, किंतु यहाँ दोनों का संघर्ष और भी उग्र रूप से सामने आया। तिलक ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि विरोधी पक्ष रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने पर जोर दे रहा था। नरम दल को ज्ञात था कि लाला लाजपत राय अंग्रेजों के कट्टर विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने उनको अध्यक्ष बनने का विरोध किया। दोनों दल खूब तैयारी के साथ सूरत में जमा हुए थे। पहले दिन स्वागताध्यक्ष का भाषण निर्विघ्न हो गया, किंतु श्री सुरेंद्रनाथ के भाषण ने श्रोताओं ने शोर करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन जब तिलक सभा में मंच पर गए तो मनोनीत सभापति श्री रास बिहारी बोस ने तिलक को भाषण करने से रोक दिया। जब वे नहीं रुके तो किसी एक ने कुर्सी उठाकर उन पर फेंकी। दोनों दल आपस में भिड़ गए। तिलक ने कहा, मैं अपनी जगह से इंच भर नहीं हटूंगा। जब तक तिलक पक्ष के लोग भी मंच पर चढ़ गए, उन्होंने जमकर भाषण दिया। कुर्सियों की फेंकाफेंकी शुरू हो गई। नरमपंथी तिलक पर आक्रमण करना चाहते थे। तभी गोपाल कृष्ण ने तिलक को अपने बाहों में भरकर बचाने का प्रयास किया। पुलिस बुलानी पड़ी। सभा मंडप खाली कर दिया गया। इस प्रकार लड़ाई के चलते सम्मेलन को स्थगित कर देना पड़ा। तिलक ने नरमपंथियों को एकजुट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता तिलक से समझौता करने के लिए राजी नहीं हुए। भारत में राष्ट्रीय जागृति के साथ अंग्रेज सरकार का दमन चक्र भयंकर होता जा रहा था। बंग भंग के बाद बंगाल में हिंसात्मक क्रांति की लहर चली। विक्षुब्ध युवकों ने कलकत्ता के माणिकतल्ला बाग में बम फैक्ट्री लगाकर बम बनाना शुरू कर दिया था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट पर बम फेंका, लेकिन बम उसे न लगकर दो महिलाओं को जा लगा। दोनों का देहांत हो गया। अपराधी के न पकड़े जाने पर सरकार गरम दल के कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। मद्रास के चिदंबर पिल्ले को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। तिलक ने सरकार की इस अन्याय नीति का विरोध किया। उनका देश का दुर्भाग्य तथा वे उपाय स्थायी नहीं 2 क्रांतिकारी लेख प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा, देश में बम गोले विद्यमान है, ये देश का दुर्भाग्य है, किंतु बम चलाने के अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देने का दायित्व सरकार पर ही है। सरकार की दमन नीति की इसमें मूल में है। इन टिप्पणियों व लेखों से सरकार के अधिकारी बौखला गए। तिलक को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी गई, लेकिन तत्कालीन भारत मंत्री मार्ले तिलक को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं थे, जबकि गवर्नर सर जॉर्ज क्लार्क मुकदमे के पक्ष में थे। उनकी आज्ञा से तिलक पर लेख द्वारा राजद्रोह फैलाने का अभियोग लगाकर मुकदमा पेश हो गया। ब्रिटिश सरकार के डर से तिलक की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं हुआ। तिलक ने स्वयं अपनी पैरवी में लगभग 21 घंटे 10 मिनट तक अदालत में बोलते रहे। उन्होंने कहा, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज। जब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह से अपनी पत्रिकाओं में बमों की वर्षा करते रहेंगे। 1 सप्ताह तक मुकदमा चला। न्यायाधीश डावर ने अपना फैसला देते हुए कहा, कानून की दृष्टि में मुझे चाहिए कि मुझे आजन्म काले पानी का दंड दूं, किंतु तुम्हारी आयु व अन्य कारणों को नजर में रखते हुए मैं ये दंड घटाकर केवल 6 वर्ष के काले पानी की सजा देता हूं। उस समय तिलक की आयु 52 वर्ष की थी। जीवन भर की तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। इस अवस्था में 6 वर्ष का दंड मृत्यु दंड से भी अधिक क्रूर और भयंकर था। इस दंड की घोषणा के बाद देश में सजा के विरोध में हड़ताल प्रारंभ हो गया। असंतोष की आंधी चारों ओर चल पड़ी। मजदूर बेकाबू होकर सड़कों पर उतर आए। बंबई के छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। सरकार बहुत चिढ़ गई। बंबई का गवर्नर सर जॉर्ज क्लार्क बहुत अट्ठी और
क्रूर स्वभाव का था। उसने गोली चलाने की आज्ञा दे दी। गिरफ्तारियां शुरू हो गई, उन पर मुकदमे चलाए गए। सभी पूजित सम्मानित व्यक्ति कठोर दंड को अन्यायपूर्ण बता रहे थे। ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने तिलक को भारत का सर्वश्रेष्ठ नेता बताया। संसद सदस्य लॉर्ड मार्ले ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, यदि सरकार ने मुझसे सुझाव प्राप्त किया होता तो मैं तिलक को सजा से बचा लेता। दंड सुनाने के बाद तिलक को कोलाबा लाया गया और वहां से रातों रात अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेज दिया गया। 10 दिन बाद उन्हें बंबई लाकर होर्डिंग बोर्ड पर बैठाकर रंगून ले जाया गया, जहां पर मांडले जेल में आपको रखा गया। इतने क्रूर और निर्दयी व्यवहार होते भी तिलक ने कभी सरकार से क्षमा की भीख नहीं मांगी और न ही उन्होंने कभी इस व्यवहार की किसी से चर्चा की। उसका आत्मिक बल इतना सशक्त था कि शारीरिक कष्ट के होते हुए भी वह कभी आह का शब्द का प्रयोग नहीं किया। तिलक के मन में कभी भी किसी प्रकार के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहा। यही कारण था जो उसके दुश्मन भी उसकी सजा पर दुख व्यक्त कर रहे थे। कुछ दिन बाद बंबई सरकार ने घोषणा की कि तिलक की उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके काले पानी की सजा को साधारण कारावास में बदल दिया गया है। मांडले जेल की छोटी सी कोठरी में उन्हें रखा गया था, जो लकड़ी की बनी हुई थी। कोठरी में लोहे का एक पलंग था और टेबल कुर्सी लगी हुई थी। एक कोने में पुस्तकों से भरी एक अलमारी रखी थी। दिन का समय तिलक पुस्तक पढ़ने या लिखने में व्यतीत करते हैं। यही रहकर तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक का लेखन कार्य किया। वेद विषय कुछ पुस्तकें भी लिखी तथा जर्मन और पाली भाषा का अध्ययन किया। सन 1912 के जून मास में उनकी पत्नी सत्य भामा का निधन हो गया। इस दुख से तिलक बहुत उद्विग्न हो रहे। विधि के विधान के आगे उन्हें मजबूर होना पड़ा। तिलक के शरीर को रोगों ने घेर लिया। मांडले का जलवायु तिलक के अनुकूल नहीं था और न जेल का खाना ही रुचिकर था। उनकी अस्वस्थता को ध्यान में रखकर उनके कई मित्रों ने उन्हें सरकार से समझौता करने की सलाह दी, लेकिन तिलक ने अंग्रेज सरकार के समक्ष घुटने टेकने से इनकार कर दिया। 6 वर्ष का अखंड एकांतवास करने के बाद तिलक को 8 जुलाई सन 1914 को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होकर सीधे पुणे आए। वे अपने बच्चों से मिले, उन्हें सांत्वना दी। मुक्त होने के बाद भी तिलक के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वे अपने साथियों के मध्य पहुंचकर फिर सरकार विरोधी बयान देना शुरू कर दिया। तिलक की कार्यविधि देखकर सरकार फिर चिंतित हो गई। उसने तिलक के घर पुलिस का पहरा बिठा दिया, जो आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। 25 जून 1914 को सरकार ने पत्र द्वारा सरकारी नौकरों व सरकारी हितैषी नागरिकों को यह सूचित कर दिया कि तिलक सरकार का शत्रु है, अतः उससे संबंध न रखें। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक कांग्रेस में एकता लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन गोखले और फिरोज शाह मेहता राष्ट्रवादियों को कांग्रेस में वापस नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कांग्रेस को एकजुट नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि तिलक को कांग्रेस में प्रवेश की अनुमति दे दी गई तो बहुत ही शीघ्र ही संपूर्ण जनमत उनके साथ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने समझौते में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में समझौते की पूर्ण संभावना बन गई थी, लेकिन गोखले के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष बाबू भूपेंद्र नाथ बसु को यह पत्र लिखकर कि तिलक का कांग्रेस के प्रवेश उचित नहीं है, समझौते पर पानी फेर दिया। तिलक ने केसरी में इस पत्र पर कड़ी आलोचना की। 1915 में गोखले और फिरोज शाह के निधन के बाद नरमपंथियों की नीतियों में कुछ बदलाव आ गया। इस मौके पर बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए। अगला अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में दोनों दलों ने समझौता करने का संकल्प लिया। देश के गरम नरम और हिंदू मुस्लिम का भेद बुलाकर एक मत से स्वराज्य की मांग की। तिलक ने गोखले और सर फिरोज शाह मेहता के निधन पर अपने पत्र केसरी में दोनों सर्वोच्च नेताओं के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की, जबकि तिलक का दोनों से तीव्र मतभेद भी था। लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कांग्रेस की एकता दिखाकर यह साबित कर दिया कि उनका कांग्रेस के प्रति कितना लगाव है। वे कांग्रेस में फूट नहीं देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि अंग्रेजों से यदि टक्कर लेना है तो कांग्रेसियों को एक सूत्र में पिरोकर रखना होगा। प्रत्येक अधिवेशन में ये नेक कार्य करते रहे और अंत में उनका प्रयास सफल होकर रहा। सन 1915 में राष्ट्रवादियों का पुणे में एक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का हिंदी अर्थ है स्वराज्य। होम रूल लीग के लोगों का प्रमुख उद्देश्य सरकार से वैधानिक रूप से स्वशासन प्राप्त करना था। उस संस्था के संस्थापक तिलक थे। उन्होंने इस संस्था से कोई पद लेना स्वीकार नहीं किया। बेलगाम में कांग्रेस के बंबई प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया।
इसमें गांधी जी ने तिलक की बड़ी प्रशंसा की। तिलक ने होम रूल का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया। उन्होंने देश की जनता को बताया कि होम रूल का तात्पर्य अपने घर का शासन अपने हाथ में लेना है। गांधी जी ने भी होम रूल आंदोलन को पसंद किया। देश के चारों ओर होम रूल की आवाज बुलंद हो गई। सरकार की चिंता फिर से बढ़ने लगी। वह तिलक के इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। तिलक जहां जहां जाते वहां वहां लोगों की भीड़ उनका भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। सरकार तिलक को पुनः जेल में बंद करने का बहाना ढूंढ रही थी। आखिर अहमदनगर में दिए गए भाषण को राजद्रोही भाषण कहकर सरकार ने तिलक को नोटिस दिया। इस नोटिस का उत्तर देने के लिए तिलक को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में न्यायाधीश लल्लू भाई आसाराम तथा मिस्टर बैचलर ने दोनों पक्षों के विचारों को सुनने के बाद तिलक को दोष मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने निर्णय में लिखा था कि होम रूल की मांग राजद्रोह नहीं है। इस निर्णय के बाद होम रूल आंदोलन पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया था। तिलक ने भारत के शिक्षित व अशिक्षित समुदाय के हृदय में स्वराज्य की चेतना की जागृति नहीं की, बल्कि स्वराज्य प्राप्ति को जन्मसिद्ध अधिकार मानकर निर्भीकता से उसके लिए संघर्ष करना भी सिखा दिया। तिलक की लोकप्रियता बहुत बढ़ती गई, चंद्रकला की तरह बढ़ती दिन बढ़ती गई। 23 जुलाई सन 1916 को तिलक 60 वर्ष के हो गए। उस समय तक आपने अनेक सहपाठी और सहयोगी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। चिपलूणकर, आगरकर और चेलंग 40 की उम्र के आसपास जीवित रहे। तिलक का संपूर्ण जीवन कष्ट एवं शारीरिक यंत्रणाओं से बीता था। उनकी दीर्घायु होने के लिए देशवासियों ने 60वीं जन्मतिथि पर उत्सव मनाने का निश्चय किया और उनके मित्रों ने उनकी सेवा में भेंट देने के लिए 1 लाख रुपए और सम्मान पत्र की भेंट किया। उन्होंने मानव बन स्वीकार करते हुए कहा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, यह धन राष्ट्रीय कार्यों में खर्च किया जाएगा। उन्हीं दिनों तिलक ने एक अंग्रेजी पत्रकार चिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया हुआ था। चिरोल ने इंग्लैंड से भारत आकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखा था कि भारत में जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, उस हिंसात्मक क्रांति के अग्रदूत स्वयं लोकमान्य हैं। तिलक ने इस आक्षेप के विरुद्ध मानहानि का दावा पेश करने की ठानी। ये केस 4 वर्ष तक चलता रहा। इसमें तिलक का न केवल अपना बहुमूल्य समय खर्च हुआ, बल्कि 3 लाख रुपए भी खर्च हुए। चिरोल केस का फैसला तिलक जी के विरुद्ध हुआ। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इस संघर्ष के बाद थक कर बैठ जाता, किंतु तिलक ने लड़ने की असाधारण क्षमता थी। शरीर से जीर्ण शीर्ण होने पर भी उन्होंने बौद्धिक शक्ति यथावतपूर्व प्रखर हो रही थी। कार्य करने की क्षमता अविचल और अक्षुण्ण थी। कांग्रेस ने आपकी देखरेख में ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन में होम रूल का आंदोलन करना था। भारत में होम रूल के आंदोलनकारी उग्र रूप धारण किए थे। ऐसे में भारत मंत्री एडविन मोंटेस्क्यू ने वायसराय जेम्स फोर्ड को आंदोलनकारियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। आदेश पाकर वायसराय घबरा गया। उसने भारत मंत्री को लिखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जनता तिलक के साथ है। इस पर शीघ्र विचार कर घोषणा किया जाए कि आगे हम क्या करना है। मोंटेस्क्यू जेम्स फोर्ड सुधार के अंतर्गत ये घोषणा की गई कि भारत में प्रशासन के हर विभाग में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में भर्ती किया जाए तथा स्वशासी छोटी संस्थाओं की स्थापना की जाए, जिससे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। इस नीति की घोषणा का सभी ने जोरदार स्वागत किया। तिलक ने एक सभा में कहा, मोंटेस्क्यू की घोषणा से हम खुश हैं, लेकिन हमारा मुख्य ध्येय भारत मां को आजाद कराना है, अतः हमारी लड़ाई भारत के आजाद होने तक जारी रहेगी। तिलक भारत की राजनीति में छा चुके थे। ब्रिटिश के सभी सांसद उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नेता मान चुके थे। तिलक कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, जो वहां की जनता को भारतीय जनता की इच्छाओं की जानकारी दे। इसलिए वे अपने कुछ साथियों के साथ इंग्लैंड की यात्रा पर रवाना हो गए। इधर उन्होंने दिन रात भारत के पक्ष में जनमत जुटाने का कार्य कर रहे थे। उधर भारत सरकार महायुद्ध में विजयी होने पर तांडव नृत्य शुरू कर दिया था। दमन चक्र पूरे जोरों पर था। सरकार ने भारत के भाषण, मुद्रण तथा संघ की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए रोलट एक्ट लागू कर दिया था, जिसका महात्मा गांधी ने प्रबल विरोध किया। सरकार की आज्ञा से फौज ने बंदूक की गोलियां चलाई। नियत थे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। जलियांवाला बाग में गोरे सिपाहियों ने हजारों निरीह आदमियों को गोलियों से भून दिया। स्त्रियों को अपमानित किया गया। समाचारों को सुनकर तिलक ने भारत आने का निश्चय कर दिया। तिलक ब्रिटेन से वापस आकर देश के अनेक प्रमुख नगरों में सभाएं की तथा सरकार के दमन चक्र की गड़े शब्दों में निंदा की। अमृतसर में
कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ। उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना का प्रश्न रखा गया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया था और साथ ही उसने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश भी दे दिया था। तिलक ने इसके लिए वायसराय को धन्यवाद दिया, लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि इस विधेयक को स्वीकार करें या नहीं। इस प्रश्नों पर तिलक व गांधी में मतभेद था। उसमें जनता सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध थी। सरकार की अत्याचार नीति ने उसे उत्तेजित कर दिया था, इसलिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। सुधार विधेयक को कुछ दिनों के बाद टाल दिया गया। ब्रिटिश शासन पर पूर्ण सुशासन की मांग का दबाव बढ़ता गया। असहयोग, आज्ञा भंग आदि अनेक आंदोलनों की आंधी देश में चलती रही। देश की बागडोर अब लोकमान्य तिलक के हाथों से निकलकर महात्मा गांधी के हाथों में चली गई थी। महात्मा गांधी उनके सूत्रधार बन चुके थे। तिलक का वृद्ध शरीर अब बहुत थक चुका था, फिर भी वे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में घूमकर राष्ट्रीय बल का विस्तार कर रहे थे। अपने अंदर निहित आत्मिक के आधार पर वे लोक सेवा में संलग्न थे। तिलक ने एक दिन गांधी जी से लंबी बात के बाद संघर्ष का पूरा दायित्व गांधी जी के हाथों में सौंप दिया। गांधी जी ने उन्हें लोकमान्य कहकर संबोधित किया था। एक दिन बंबई हाई कोर्ट में एक आवश्यक काम कर घर वापस आने के बाद आपको ज्वर हो गया। 5-6 दिन के ज्वर के बाद तिलक की जीवन यात्रा का अंतिम दिन आ पहुंचा। सभी दवाएं पूरी तरह बेअसर हो चुकी थी। अंत में 1 अगस्त सन 1920 को सुबह के 1 बजे सूचना मिली कि भारत का सबसे बड़ा कर्मयोगी पुत्र इस दुनिया से चल बसा। मूसलाधार वर्षा होने के बावजूद तिलक की शव यात्रा में लाखों नागरिकों ने भाग लिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में उनके नाम का स्मरण सदा अगाध श्रद्धा के साथ किया जाएगा। आज आपके सामने प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 को कटक के कोडोलिया ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम राय बहादुर जानकी दास तथा माता का नाम प्रभावती था। जिस समय कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र का जन्म हुआ, तब उड़ीसा अलग से कोई प्रांत नहीं था, बल्कि बंगाल का हिस्सा माना जाता था। उनका परिवार संपन्न बंगाली परिवारों में गिना जाता था। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में उनके बच्चों की शिक्षा दिलाई जाती थी तथा घरों में अंग्रेजी भाषा धड़ल्ले के साथ प्रयोग होती थी। सुभाष के पिताजी कटक के सुसम्मानित सरकारी वकील थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। सुभाष चंद्र कुछ बड़े हुए तो उनका प्रवेश एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया गया, जहां पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे प्रारंभ से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। स्मरण शक्ति के साथ साथ उनकी विचार शक्ति बड़ी तेज थी। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुकते थे, बल्कि विद्रोह कर लेते थे। बचपन से ही सुभाष गंभीर रहा करते थे। जहां कहीं भी वे बैठते, घंटों विचार मग्न रहते थे, मानो गंभीर चिंतन में हों। जब उनके मित्र हरे भरे मैदान में उछल कूद रहे होते थे, तो सुभाष पेड़ के नीचे एक और बैठ गुमसुम न जाने क्या सोचते रहते थे। उनके इस रुखे स्वभाव से उनके मित्र भी परेशान रहते थे। गौरवपूर्ण बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, चौड़ा माथा, हष्ट पुष्ट शरीर और गंभीर मुखाकृति उनके असाधारण व्यक्तित्व का आभास देती थी। उनका जन्म उस समय हुआ जब अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था तथा देश अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त होकर आजादी के लिए तैयारी कर रही थी। सुभाष ने अंग्रेजों के अत्याचारों तथा करतूतों को निकट से देखा। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना घर कर गई थी। उनके मन में क्रांति की चिंगारियां उठने लगी थी। बचपन से ही उनके मन में गरीबों, दलितों और असहायों की सहायता करने की ललक थी। दूसरों के दुख दर्द देखकर उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते थे। उनका मन सहृदयता एवं उदारता से भरा रहता था। वह गरीबों की सहायता करना एहसान नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझते थे। एक बार जहाजपुर में हैजे का भीषण प्रकोप हो गया। उन्होंने समाचार पत्र में उनके जीवन का मार्मिक वर्णन पढ़ा।
उस दुखद समाचार को पढ़कर सुभाष पर गहरी चोट लगी। उनकी आत्मा उनकी सहायता के लिए तड़प उठी। उनके मन में विचार आने लगे कि इस महामारी के प्रकोप से अनगिनत प्राणी असमय ही काल कवलित हो रहे हैं। उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। बेचारे गरीब और असहाय बिना सहायता के जीवन और मृत्यु से जूझ रहे होंगे। उन बेचारों पर ना जाने क्या गुजर रही होगी। क्या हमें इस दुखद घटना सुनकर भी चुप रहना उचित है? नहीं, हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। लेकिन क्या पिताजी मुझे वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? पिताजी हृदय तथा विचारों से महान होते हुए भी अपने जीवन स्तर के संबंध में अत्यंत सजग थे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा रोगियों के बीच जाकर सहायता करे। सुभाष उलझन में पड़ गए, लेकिन तुरंत ही उनके मन में नया विचार आ गया कि परोपकार और सेवा के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। यदि मनुष्य में साहस, लगन और दृढ़ संकल्प हो तो वह क्या नहीं कर सकता। सुभाष बिना माता पिता की आज्ञा से जहाजपुर गांव पहुंच गए। वहां महीनों रोगियों की सेवा शुश्रूषा करते रहे। उनकी सादगी, विनम्रता और सेवा तत्परता देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। जब सुभाष घर पहुंचे तो राय बहादुर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जो तुमने किया है वह मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक प्रसिद्ध सरकारी वकील के लड़के हो। तुम्हें उनके स्तर के अनुकूल चलना है। यह राय बहादुर परिवार के लिए अपमानजनक है। सुभाष अपने पिताजी की बातें सुनते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। आशा के विपरीत सुभाष ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में सुभाष को द्वितीय स्थान मिला। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने एमए पे प्रवेश लिया। वहां का वातावरण और रंग ढंग देखकर उनका मन खिन्न हो गया। यह अंग्रेजी कॉलेज पश्चिमी सभ्यता से रंगा हुआ था। यहाँ पर साधारण स्तर के भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पाना कठिन था। उच्च अंग्रेजी अधिकारियों के सुपुत्र एवं समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीयों के बच्चे ही प्रवेश पा सकते थे। इस विदेशी स्कूल में प्रवेश लेकर सुभाष अपने को वहां के सांचे में नहीं डाल सके। उन्होंने स्कूल में देखा कि भारतीय विद्यार्थियों के साथ कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों का व्यवहार उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। उस असहनीय व्यवहार को देखकर ऐसे दुर्व्यवहार के विरोध करने हेतु आतुर हो उठे। उन्होंने देखा कि प्राध्यापक भारतीय विद्यार्थियों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं जैसे भारतीय विद्यार्थी अछूत और घृणा के पात्र हों। भारतीय बच्चों को कक्षा में सबसे पीछे बिठाया जाता था। उनके शिक्षण में विशेष रुचि नहीं ली जाती थी। यदि कोई अंग्रेज सहपाठी के दुर्व्यवहार के संबंध में प्रार्थना पत्र देता तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाता था। इन दुर्नीतियों ने सुभाष के हृदय में फिर से क्रांति की चिंगारियां उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के भारतीयों के प्रति रवैये ने सुभाष के दिल में शासन के प्रति असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया। उन दिनों अंग्रेज भारतीय लोगों से हर प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते थे और उनकी पूर्ति के लिए वे भारतीयों को प्रताड़ित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। जब कोई अंग्रेज सड़क से गुजरता था तो भारतीय उनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। ऐसा न करने पर भारतीयों को घूसे खाने पड़ते थे। रेलवे के डिब्बों में अंग्रेज सामने की सीटों पर पैर रख लेते थे। ऐसा ही तमाम अपमानित करने वाली बातों ने सुभाष के दिल और दिमाग भारतीयता के भाव को पुष्ट रूप से स्थापित किया। सुभाष दिन रात उसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से भारत को मुक्ति मिले और भारतीय अपने देश से स्वतंत्र तथा निर्भीकता के साथ जीवन यापन कर सकें। स्कूल कॉलेजों में भारतीय विद्यार्थियों को अंग्रेजी अध्यापक कुल्ली, असभ्य, बंदर जैसे शब्दों से नवाजते थे। सुभाष को इन विशेषणों से सख्त नफरत थी। घटना उन्हीं दिनों की है। प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने एक विद्यार्थी को धक्का दे दिया, जिसकी शिकायत प्रधानाचार्य से की गई। प्रधानाचार्य ने उक्त प्रोफेसर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर उत्तेजित विद्यार्थियों ने सुभाष के नेतृत्व में हड़ताल कर दी और उनके निर्देशन पर प्रोफेसर को लिखित रूप से क्षमा मांगनी पड़ी। सुभाष जब एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तो उस सबको आश्चर्य हुआ कि कुछ न पढ़ने लिखने वाला सुभाष प्रथम श्रेणी में कैसे उत्तीर्ण हुआ। सुभाष अपने सहपाठियों से रंग बिरंगे सूट पहनने यूरोपियन होटलों में जाते
वहां विभिन्न प्रकार के गंदे आमोद प्रमोद करते देखते तो उनके आचरण, उनकी सभ्यता और उनके व्यवहार को देखकर मन ही मन जल भून जाते थे। उनका मन घृणा से भर जाता था। उनके रोम रोम में क्रांति की चिंगारियां सुलगने लगती थी। उन्हीं दिनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक घटना और घटी। एक दिन मिस्टर ओटंग नामक एक अंग्रेज प्रोफेसर ने एक विद्यार्थी का कॉलर पकड़ उसे बेइज्जत कर दिया। इस पर सुभाष ने अपने स्वभाव के अनुकूल कदम उठाते हुए प्रोफेसर को सबक सिखाने की ठानी और कुछ विद्यार्थियों ने प्रोफेसर को मौका पाकर जमीन पर गिरा उसे झकझोर दिया तथा सुभाष ने झपट कर प्रोफेसर के गाल पर एक भरपूर चांटा जड़ दिया। भारतीय विद्यार्थियों की इस दुस्साहस ने अंग्रेजी प्रोफेसर को अपने आचरण में बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। इस दुस्साहसिक घटना के परिणाम स्वरूप स्कूल अधिकारियों ने सुभाष को स्कूल से निष्कासित कर दिया। ऐसी बचकानी हरकत देखकर सुभाष के पिताजी बहुत नाराज हुए और उन्हें भला बुरा कहा। 2 वर्ष पश्चात सर आशुतोष के प्रयत्न से सुभाष को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश मिला। शिक्षा के साथ साथ सुभाष उग्र विचारधारी कार्यक्रम की भी चलाते थे। उन्होंने अपने मित्र सहपाठी दिलीप कुमार राय के सहयोग से कॉलेज में वाद विवाद क्लब स्थापित किया और उसमें प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों को उसका सदस्य बनाया जा रहा था। अनेक प्रतिभाशाली सहपाठी इस संस्था की ओर आकर्षित हुए तथा इसके सदस्य बनने लगे। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक विद्यार्थी भाग लेते और अपने उग्र विचारों को प्रकट करते। इस प्रकार बीए का परिणाम प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाते हुए दर्शन शास्त्र में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए उत्तीर्ण करने के बाद अब वे एमए का विचार बनाया। साथ ही साथ देश सेवा, जन सेवा करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए जालिम अंग्रेजों के विरुद्ध जनाधार तैयार करने का विचार बनाया। सुभाष देश के कल्याण करने के लिए अपने स्वार्थों को त्यागने को तैयार थे। उनके हृदय में देश सेवा की आग जल रही थी। उनके मन में सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं थी। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी कष्ट उठाने को तैयार थे। लेकिन राय बहादुर के निर्णय ने उनके उद्देश्य पर पानी फेर दिया। उन्होंने सुभाष को एमए करने के बजाय आईसीएन के प्रतियोगिता के लिए लंदन भेजने का निर्णय लिया। पिताजी के निर्णय को जानकर सुभाष के पैर से मिट्टी खिसकती प्रतीत होने लगी। वह तुरंत अपने पिताजी के पास गए। उन्होंने अपने पिता से कहा, आईसीएस बनकर मैं नैतिकता और स्वतंत्रता के साथ अपनी आत्मा और अपने देश के प्रति न्याय नहीं कर सकूंगा। किसी भी संपन्न पिता का प्रतिभावान बेटे की संपन्नता और प्रतिभा का सदुपयोग यदि जनसेवा के लिए किया जाए तो गौरव का विषय होगा। आईसीएस बनना मेरे जीवन का सपना नहीं है। मेरा उद्देश्य शोषण और दासत्व का प्रतीक विदेशी नीति और सत्ता का दमन करना है। मैं चाहता हूं कि मुझ में जितनी शक्ति और क्षमता है उसका उपयोग देश सेवा में करूं। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप अपना निर्णय बदल दें। तुम्हारी देश सेवा से आजादी की भावना को मैं कोरी किताबी आदर्शवादिता और युवा संवेद समझता हूं। इस तरह की बेकार बातें करना उन बेकार नौजवानों के विकृत मस्तिष्क का द्योतक है जिनके पास उनके जीवन में कोई नियम, कानून और स्तर नहीं है। उद्देश्य कितना ही महान हो, किंतु जब तक मनुष्य अपने जातीय और परंपरागत कर्तव्य पूर्ण नहीं करता तब तक वह किसी उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम पद दलितों के नेता नहीं बल्कि उनके अफसर बनकर ही देश की सेवा कर सकते हो। हम ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायित्व के और वफादारी की प्रतिज्ञा के साथ बंधे हुए हैं। एक सरकारी वकील परिवार का कोई सदस्य सरकार के प्रति विद्रोह करने की कल्पना नहीं कर सकता। मैंने अंतिम निर्णय कर लिया है कि तुम्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन जाना है। पिताजी ने समझाया, क्या एक नवयुवक को अपनी आकांक्षाओं और उद्देश्यों पर विचार करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है? मैं ब्रिटिश सरकार के अधीन उच्च पदाधिकारी बनकर अपने वास्तविक उद्देश्य से विमुख नहीं होना चाहता हूं। यह मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। आपके कई बेटे हैं, आईसीएस कोई भी बन सकता है, किंतु मुझे आकांक्षा और उद्देश्य के लिए छोड़ दीजिए, सुभाष ने आवेश में कहा। साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुमने आईसीएस बनने की क्षमता नहीं है? अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए तुमने सेवा और त्याग का लबादा ओढ़ लिया है। पिता ने सुभाष के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हुए कहा। सुभाष के आत्मसम्मान को आघात पहुंचा, लेकिन उसको कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने पिताजी की चुनौती स्वीकार करते हुए आईसीएस की तैयारी हेतु ब्रिटेन जाने को तैयार हो गए और इस घटना के 1 सप्ताह के बाद आईसीएस की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए सुभाष ने वायुयान द्वारा लंदन के लिए प्रस्थान किया। लंदन पहुंचने पर उनकी भेंट परम
प्रिय सहपाठी दिलीप कुमार राय से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छात्रावास के एक कक्ष में हुई। दिलीप कुमार राय लंदन में कानून की पढ़ाई तथा आईसीएस प्रतियोगिता की तैयारी करने गए थे। दिलीप कुमार राय सुभाष के प्रेसिडेंस कॉलेज कलकत्ता के सहपाठी थे। दिलीप सुभाष की विद्वता और प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं के अथक प्रयास से सुभाष को उन्हीं के साथ फिट्जविलियम हॉल में प्रवेश मिल गया। उन दिनों किसी भारतीय के लिए आईसीएस पद प्राप्त करना और लोहे का चने चबाने के समान था। उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी प्रारंभ कर दी। सुभाष केवल वाद विवाद में प्रखर व्यवस्थित और आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि उनकी इन सभी अभिव्यक्तियों का साक्षात दिग्दर्शन उनके दैनिक जीवन में भी दिखाई देता था। उनके वाक शक्ति की अद्भुत क्षमता थी। उनके अंदर संघर्ष की अपूर्व क्षमता थी। वे अपनी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। उनका जीवन अत्यंत व्यवस्थित था और व्यवस्था के प्रति वे भी पूरी तरह से सजग रहते थे। वे अपने कमरे की हर चीज को बड़े करीने से रखते थे। उसमें वैभव विलास की किसी वस्तु के लिए स्थान नहीं था। उनका वार्ड रोम प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े से भरा रहता था। किसी ने अपने कपड़े को तोड़ा मुड़ा नहीं देखा। उनके कार्य और कथन में एकरूपता थी। एक बार जब दिलीप राय एक समारोह में धोती पहनकर गए तो सुभाष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। वे उनके जोर जोर से बोलने को बुरा मानते थे तथा टोक देते थे। कैम्ब्रिज में उन्होंने कभी भी शराब और औरत से संबंध नहीं रखा। उनका मानना था कि भारतीय विद्यार्थियों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे उनके देश की बदनामी हो। वे अधिकतर खामोश रहते थे। उनके खामोशी में उनके देशवासियों के दुख दर्द छिपे थे। उनका हृदय और मस्तिष्क भारत और भारत के शोषितों के पास था। जब वे कलकत्ता में पढ़ते थे तब अक्सर कहा करते थे कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती यदि मैं किसी अंग्रेज को अपने जूते साफ करते हुए देखूं। सुभाष चंद्र बोस के चरित्र एवं व्यक्तित्व का दूसरा पहलू यह था, वे हृदय से एकांत प्रिय थे। एकांत में चिंतन मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। यह भी समय आ गया जब केवल 8 महीने के कम समय में सुभाष ने आईसीएस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली और उत्तीर्ण प्रतियोगिता में उनका चौथा स्थान रहा। उन्होंने पिताजी की चुनौती को स्वीकार कर अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे दिया। सुभाष ने प्रतिभा को देखकर सभी अंग्रेज आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब सुभाष ने भारत के तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिंटन को संबोधित करते हुए एक घोषणा की तो सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता। कारण जानने के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो व्यक्ति अपने देश सेवा का संकल्प कर लिया हो वह ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार नहीं रह सकता। मैंने अपने हृदय और आत्मा की संपूर्ण निष्ठा के साथ भारत की सेवा करने का संकल्प किया है, अतः मुझसे ब्रिटिश सरकार के अधीन अफसरशाही का निर्वाह नहीं हो सकेगा। जब राय बहादुर को सुभाष के पद त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उन्होंने तार द्वारा सुभाष से त्याग पत्र का कारण पूछा तो सुभाष ने उत्तर दिया, इंग्लैंड के सम्राट के प्रति निष्ठावान होने की शपथ ग्रहण करना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ था। वह प्रतिज्ञा ऐसे गंदे ढंग से प्रारंभ हो रही थी जो मेरे हृदय को स्वीकार्य नहीं था। कुछ दिनों के बाद सुभाष स्वदेश वापस आ गए। सुभाष को यह जानकर अत्यंत मार्मिक कष्ट हुआ कि उनके पद त्याग से उनके पिता की मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंची थी। स्वदेश आकर सुभाष ने सबसे पहले देश की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर व्याप्त है। अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार से देश के नवयुवकों के हृदय में क्रांति की चिंगारियां सुलगने लगी हैं। पंजाब में मांटेगू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ओडायर के क्रूर पैशाचिक कार्यों से लोगों को उबाल उठ रहा था। दिल दहला देने वाला जलियांवाला बाग में डायर द्वारा किए गए आदेश से मारे गए हजारों भारतीयों के प्रति लोगों में भारी रोष था तथा लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारियां सुलग रही थी। भारतीयों की पीड़ाएं, आत्माएं अपमान और संताप से झुलस रही थी। सुभाष ने अनुभव किया कि वर्तमान समय राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक और जागृत काल है। उन्हीं दिनों देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक मार्मिक अपील किया जिससे सुभाष बहुत प्रभावित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास ने नौजवानों से अपील की करते हुए कहा, नवयुग ही देश के प्राण हैं। स्वतंत्रता संग्राम का पावन प्रयाण उन्हीं के योगदान पर निर्भर है। उन्हें इसके लिए आगे आना चाहिए। नवयुवकों को संगठित होकर अंग्रेजों से टकराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपनी संगठित शक्ति की ही स्वतंत्रता के इस महायज्ञ को पूर्णता प्रदान कर सकती है। यह आह्वान सुभाष के मन को झकझोर दिया। अब उन्हें चुपचाप बैठना असंभव हो गया था। अभी अंग्रेजों का क्रूर पैशाचिक कृत्य जारी ही था।
कि एकाएक अंग्रेज शासक ने रोलट एक्ट लागू कर दिया। उसके विरोध में देश में सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बज उठा। महात्मा गांधी देश के कोने कोने में जाकर लोगों में आत्मबल जगाने लगे। जो नेता जहां था वहीं पर उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगा। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। स्कूल कॉलेज में पढ़ने व पढ़ाने वाला छात्र तथा अध्यापकों ने अपने स्कूल छोड़ दिए। वकील, अधिवक्ता, मुख्तार आदि कोर्ट कचहरियों को जाना बंद कर दिया। अनेक लोगों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए खिताब लौटा दिए। बंगाल का महान राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर देशबंधु चित्तरंजन दास ने अपनी तिजोरी खोल दी। उन्होंने अपना सब कुछ देश को समर्पण कर अनेक संस्थाओं के संचालन के साथ ही साथ अंग्रेजों की हिंसात्मक कार्यविधियों का विरोध किया। सुभाष देशबंधु के व्यक्तित्व से प्रभावित बिना होकर नहीं रह सकते। वे देशबंधु से मिले। वार्तालाप के दौरान दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। देशबंधु ने उसकी प्रतिभा को क्षण भर में पहचान लिया और सुभाष चित्तरंजन दास के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर भूमि में कूद पड़े। उन्होंने सुभाष को राष्ट्रीय विद्यालय बंगाल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। सुभाष इस महान उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए जी जान से जुट गए। उन दिनों देशबंधु ने हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक तैयार किए, लेकिन उन दिनों उनका नेतृत्व करने के लिए साहसी, उच्च चरित्र वाला और अनुशासित व्यक्ति की आवश्यकता थी। उनकी निगाह सुभाष पर टिक गई। उन्होंने सुभाष को उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेनापति नियुक्त कर दिया। उनके हृदय में अंग्रेजों के प्रति घृणा की इतनी तीव्र भावना थी कि वह उन्हें बाहर करने के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे। इस दिशा में अंग्रेजों को भी अगुवा बनना था और सुभाष को उसकी बागडोर संभालनी थी। सुभाष ने टोली के नेतृत्व में अतुलनीय शौर्य एवं संगठन शक्ति का परिचय दिया। 1930 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल में अपने पाठकों को सचेत किया कि बंगाल शीघ्र ही भारत के राजनीतिक तूफान का केंद्र बिंदु होने वाला है। बंगाल सरकार द्वारा सुभाष के सशक्त संगठन से घबरा गई और संगठन को छिन्न भिन्न करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को गैर कानूनी करार दे दिया। बंगाल के आतंकवादी घटनाएं बढ़ने पर बंगाल सरकार ने सुभाष की गतिविधियों पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया और उन्हें जेल में बंद करने के बहाने सोचने लगी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के अवसर पर कलकत्ता बंद के अवसर पर उन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल भेज दिया गया और 6 मास की सजा मिली। 6 माह की सजा सुनने के बाद उन्होंने उपहासजनक शब्दों में कहा, बस 6 माह की सजा? क्या मैंने किसी मुर्गी को लूटा था? 6 मास के उस बंदी जीवन में सुभाष ने सेवा और त्याग के अनेक नए सबक सीखे। कुछ दिनों के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत देशबंधु को भी गिरफ्तार कर लिया गया और देशबंधु को उसी कक्ष में बंदी बनाकर रखा गया जिसमें सुभाष बंदी थे। सुभाष ने देशबंधु को जेल में अपने साथ पाकर अपने को अहोभाग्य समझा। सुभाष जब जेल में से रिहा हुए तो उसमें उत्तरी बंगाल की में भीषण बाढ़ की चपेट में थी, जहां पर हजारों लोग बेघर हो गए थे तथा लहलाती फसलें जलमग्न हो गई थी। वे तुरंत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ओर चल गए। बेघर लोगों को इस भीषण प्रकोप से बचाने और उनकी सहायता करने के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को संरक्षण और सहायता पहुंचाने के लिए तुरंत ही बाढ़ पीड़ित कमेटी का गठन हुआ और सुभाष को इस कमेटी का मंत्री बनाया गया। संपूर्ण उत्तरी भारत बंगाल जलमग्न था। इतनी भयानक बाढ़ उसने पूरब कभी नहीं आई थी। कितना विभत्स दृश्य था। चारों ओर जल ही जल दृष्टिगत होता था। कई झोंपड़े जलराशि में विलीन हो गए थे। बड़े बड़े पेड़ जल में समा गए थे। पशु आश्रय की तलाश में पानी की सतह पर डूब उतरा रहे थे और बहुत से पशुओं की लाशें पानी में बह रही थी। असहाय, निराश्रित, भूख और प्यास से पीड़ित लोगों की दयनीय दशा को देखकर बड़े बड़े साहसियों के हृदय दहल गए। अनेक स्वयंसेवकों, सहायकों, परिचारिकाओं और प्राथमिक चिकित्सकों की टोलियां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए निकल पड़ी थी। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने, उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करने तथा उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। सुभाष एक विशालकाय नाव और अपनी टोली के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की तूफानी दौरा कर रहे थे। अपने हाथों में बाढ़ पीड़ितों की जीवन रक्षा और भरण पोषण का दायित्व भी निभा रहे थे। लगातार कई दिनों तक सुभाष और उनका दल बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं सेवा में करता रहा। देशबंधु चित्तरंजन दास ने अंग्रेजों के प्रति उग्र रूप धारण करने का विचार बनाया। उन्होंने कहा, मेरे विचार से ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण करने का एक सशक्त तरीका यह होगा कि हम उनके गढ़ में घुसकर उनसे युद्ध करें
और काउंसिलों में प्रवेश करके ब्रिटिश शाही को उसी के अस्त्रों से समाप्त किया जाए। सुभाष ने इस विचार पर पुनर्जोर समर्थन किया तथा इस का जल्द से जल्द कार्य रूप में परिणत करने का योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। देशबंधु और सुभाष के इस उग्र रूप धारण करने से कांग्रेस नरम दल तथा गरम दल दो भागों में बंट गई। उस समय नरम दल का बहुमत था, लेकिन देशबंधु हताश नहीं हुए। गया तथा बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष ने स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रमों का दृढ़ता से समर्थन किया। सुभाष ने दोनों दलों के मतभेदों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन कांग्रेस के आपसी मनोमालिन्य की खाई नहीं पट सकी। कांग्रेस में मतभेद के अंकुर तेजी के साथ पनपते जा रहे थे, जिससे समस्त राजकीय वातावरण विषाक्त रहा था। कांग्रेस का मनमुटाव तभी पनप भी रहा। कलकत्ता महानगर कॉरपोरेशन का चुनाव आ गया। देशबंधु ने इस चुनाव में स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। नरम दल के कांग्रेसियों ने उनका विरोध किया। विरोध के बावजूद कॉरपोरेशन के 75 निर्वाचित सदस्यों में से 55 सदस्य स्वराज्य पार्टी के निर्वाचित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास को बहुमत के आधार पर मेयर निर्वाचित किया गया तथा सुभाष को कॉरपोरेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। सुभाष ने कलकत्ता महानगर को आदर्श नगर बनाने की योजना बनाने में लगे थे। गोपीनाथ साहा नामक एक विद्यार्थी ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर सर चार्ल्स तिगार्थ के धोखे में एक अन्य अंग्रेज को गोलियों से भून दिया, जिससे बाद में फांसी हो गई। तब सुभाष ने खुलेआम साहा के कृत्य की सराहना की। सुभाष अंग्रेजों के आचरण से बहुत परेशान थे। वे उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उनके अधीनस्थ एक अंग्रेज मुख्य अभियंता कोटस था, जो भारतीयों के साथ अपमानजनक आचरण करने में ही अपने अहम की पूर्ति होती थी। उसने कई बार सुभाष के सामने सिगरेट सुलगाई। उस समय एक सभ्य बंगाली के लिए यह एक तौहीन की बात थी, और आज भी कोई भी बेटा अपने बाप के सामने ऐसा नहीं करता है। सुभाष ने कई बार उसे नजरअंदाज कर दिया, पर एक दिन उन्होंने उक्त अभियंता को जमकर लताड़ा। इस घटना ने सुभाष को अंग्रेजों के बीच खासा लोकप्रिय कर दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा कलकत्ता कॉरपोरेशन में स्वराज्य पार्टी के आधिपत्य में जली भुनी बैठी थी। सशस्त्र लोगों के एक दल ने चटगांव के सरकारी शस्त्रालय पर धावा बोल दिया और वहां काम चलाओ सरकार के गठन की घोषणा कर दी। यद्यपि क्रांतिकारियों का यह अभियान सफल नहीं हुआ, फिर भी वे वहां से बड़ी मात्रा में राइफल तथा गोला बारूद लूट लाए, जिसे आगामी कई महीनों तक छापामार युद्ध चलता रहा। पूरे बंगाल में अंग्रेज लोग न तो अपने बंगले में और न ही क्लबों में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बंगाली युवक जहां कहीं भी मौका पाते गोलियों का निशाना बनाने से नहीं चूकते। किसी नवयुवक द्वारा उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिए जाने से जनजीवन में क्रांति की लहर फैल गई। इस क्रांति की लहर में विस्फोटक रूप धारण कर लिया। तब बंगाल में लॉर्ड लिंटन की सरकार ने अपना दमन चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य पार्टी की शक्ति को चकनाचूर करने के लिए बंगाल के 80 क्रांतिकारी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुभाष को भी अस्त्र शस्त्रों को संगठित करने, विस्फोटों को बनाने तथा पुलिस अफसरों को मारने का दोषी होने के झूठे आरोपों में बंदी बना लिया गया। सुभाष को अकारणीय बंदी बनाए जाने की घटना से समग्र देश में हलचल मच गई। सुभाष के बंदी बनाए जाने के विरोध में चारों ओर से ब्रिटिश शासन विरुद्ध आवाज उठने लगी। सबसे अधिक दुख देश बंधु को हुआ। सुभाष को सबसे पहले अलीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें बरायमपुर जेल में भेज दिया गया। इस जेल का वातावरण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत विषाक्त और हानिकारक था। इस जेल में जाने से वे अस्वस्थ हो गए और उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरने लगा। उनमें टीबी के लक्षण दृष्टिगत होने लगे। उनका वजन 4 पौंड घट गया। जब यह सूचना जनसाधारण में पहुंची तब बंगाल ही नहीं संपूर्ण भारत में तूफान खड़ा हो गया। फिर भी निर्दयी सरकार ने इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इस बीच स्वराज्य पार्टी के संस्थापक देशबंधु चित्तरंजन दास का देहावसान हो गया। जब यह समाचार सुभाष को मिला तो उन्हें पहले विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इस घटना को मार्मिक शब्दों में अभिव्यक्त किया। कौन कल्पना कर सकता है कि आज मेरे दिल पर कितना बड़ा वज्रपात हुआ है। समाचार पत्रों के शब्दों को पढ़कर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु वह समाचार हृदय विदारक कठोर सत्य था। हम लोगों का राष्ट्र वस्तुतः एक अभागा राष्ट्र है। सुभाष का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। सुभाष ने अपने 20 साथियों सहित बंदी गृह में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके आमरण अनशन की सूचना से पूरे देश भारत में विद्रोह की लहर फैल गई। सरकार की तीव्र आलोचना होने लगी। विभिन्न स्थानों पर हड़ताल, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सुभाष को जेल से तुरंत रिहा करने के संबंध में सभाओं का आयोजन किया गया। फिर भी सुभाष को जेल से रिहा नहीं किया गया। उनकी शारीरिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके लिए उठना तक मुश्किल था।
अंत में उनके भाई डॉक्टर सुनील चंद्र बोस तथा अन्य सरकारी मेडिकल अफसरों ने उनकी जांच की और उनकी हालत गंभीर बताई। इस पर बंगाल सरकार ने उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्जरलैंड ले गए और साथ ही ये भी कहा सुभाष बाबू जिस जहाज से यात्रा करे वह सीधा यूरोप को जाए और वे कलकत्ता अथवा अन्य किसी बंदरगाह पर नहीं उतर सकेंगे। लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद अत्यंत गंभीर अवस्था में बंगाल सरकार ने उन्हें रिहा करने का निर्णय लिया। रिहा होने के कुछ दिनों तक घर पर स्वास्थ्य लाभ उठा करते रहे। लोगों ने अपने प्रिय नेताजी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की मंगल कामनाएं की। स्वास्थ्य सुधार के बाद सुभाष पुनः अपने तूफानी कार्यक्रम में लग गए। उनकी इस असाधारण कार्य शक्ति और जोश देकर सभी आश्चर्यचकित थे। मृदुला बनर्जी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने कलकत्ता के श्रद्धानंद पार्क में विदेशी वस्त्रों की होली खेली। इस अभियान में महिलाओं का इतना विशाल और भव्य प्रदर्शन था कि लोग अचंभित होकर इस विराट प्रदर्शन को देख रहे थे। महिलाओं की टोलियां विभिन्न स्थानों पर जा जाकर लोगों को विदेशी वस्त्र बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहन किया, जिससे प्रभावित होकर हजारों लोगों ने अपने विदेशी वस्त्र जलाने के लिए दिए। अंत में लोगों ने विदेशी वस्त्रों को त्यागने तथा देश के बने वस्त्रों को अपनाने का वचन दिया। विदेशी वस्त्रों की होली खेलने का 1 माह बाद सुभाष के नेतृत्व में महिलाओं ने खद्दर बेचा। सुभाष 6ठी महाराष्ट्र प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के सभापति निर्वाचित किए गए। अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने कहा, स्वतंत्रता ही मेरे जीवन का अंत है और मेरी दृष्टि से वह एक अमूल्य वस्तु है। जैसे ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार स्वतंत्रता भी मानव आत्मा के लिए आवश्यक है। यह वक्तव्य उनके देश प्रेम तथा अदम्य साहस का परिचायक था। कलकत्ता कांग्रेस के 43वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के साथ यह शर्त थी कि यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देगी। सुभाष इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, लेकिन प्रस्ताव में थोड़ा संशोधन के बाद समझौता हो गया। कांग्रेस का अगला अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभापति चुना गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बाहर निकालने और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जगह जगह आंदोलन तथा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। किसानों को कर न देने से राहत देने के लिए आम हड़ताल शुरू करने का प्रस्ताव पास हो गया। काउंसिलों, कमेटियों और बोर्डों के कांग्रेस सदस्यों से त्यागपत्र देने तथा आगामी चुनाव में भाग न लेने का सुझाव दिया गया। पूर्ण स्वाधीनता आंदोलन की जागृति और दृढ़ता करने में सुभाष अग्रणी रहे। बंगाल में युवक आंदोलन के संगठनकर्ता के रूप में याद किए जाते हैं। बंगाल के नवयुवकों में पूर्ण स्वाधीनता की भावना व देश प्रेम की भावना जागृत करने की प्रेरणा दी। बंगाल में जब भी कभी विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस हुई, सुभाष उसमें अवश्य भाग लेते तथा विद्यार्थियों, किसानों तथा मजदूरों से राष्ट्रीय चेतना बढ़ने के लिए प्रेरित करते। अखिल भारतीय नौजवान सभा का कलकत्ता तथा कराची में अधिवेशन संपन्न हुआ। सुभाष दोनों अधिवेशनों के सभापति निर्वाचित हुए। अधिवेशन में नौजवानों को ओजस्वी भाषण देते हुए कहा, हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि किन उपायों के द्वारा हम स्वतंत्रता जैसे पवित्र लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम उग्रवादी या क्रांतिकारी तत्वों को नहीं पैदा कर देते, तब तक न तो देश में जागृति हो सकती और न स्वतंत्रता ही मिल सकती है। हमारा मुख्य लक्ष्य स्वराज्य को प्राप्त करना है। हम जगह जगह संदेश पहुंचाकर ही उग्रवादी तथा क्रांतिकारी तत्वों को जागृत कर सकते हैं। आजादी प्राप्त करने के लिए भारत माता को न जाने कितने लाल खोने पड़ेंगे। अब मर मिटने का समय आ गया है। सुलह या समझौते से हमें आजादी नहीं मिल सकती। हमें अपने अंदर निहित शक्तियों को उजागर करना होगा। उन शक्तियों को देश की स्वतंत्रता के लिए लगाना होगा। भारत ही विश्व की समस्याओं का मुख्य केंद्र बिंदु है और भारत ही आजादी का अर्थ है। संसार व्यापी साम्राज्यवाद सत्ता की मौत। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें उठे और भारत को आजाद कर मानवता को बंधन मुक्त करें। सुभाष के तूफानी दौरा तथा क्रांतिकारी पुकार ने सरकार का तख्ता हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश सरकार उनके आतंक और शक्ति से आतंकित हो गई थी। सुभाष की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता इस बात के द्योतक थे कि अब वह दिन दूर नहीं था जब सुभाष देश की क्रांति का एक छत्र नेता के रूप में उभरेंगे। ब्रिटिश सरकार उनके आतंक से आतंकित थी, इसलिए वह कुटिल नीति अपनाते हुए सुभाष पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर 9 महीने का कठोर कारावास का दंड सुना दिया। सुभाष अलीपुर जेल में बंदी थे। एक बार अलीपुर जेल में बम केस में बंद कैदियों को पुलिस अधिकारियों ने बिना कारण पीटना शुरू कर दिया। सुभाष से निर्दयता नहीं देखी गई। उन्होंने इसका विरोध किया। उनका विरोध करने के एवज में सुभाष को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वे बेहोश हो गए।
जीवन में इतना क्रूर दंड पहली बार दिया गया। जेल में सुभाष का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। अत्यधिक दयनीय स्थिति होने पर उन्हें जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने से पूर्व वो कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर निर्वाचित हो गए थे। मेयर के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को सबसे पहले कलकत्ता कॉरपोरेशन के भवन पर फहराकर ब्रिटिश सरकार को चौंका दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उस समय कॉरपोरेशन पर स्वराज्य पार्टी का बहुमत था। राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा था जिसमें जुलूस निकाला गया। जुलूस के सबसे आगे राष्ट्रीय महिला संघ के लगभग 500 सदस्यों की टोली चल रही थी। सभी के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। चारों ओर लोगों की भीड़, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। नेताजी अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, आजादी अधिकार हमारा आदि नारों से आकाश गुंजायमान हो रहा था। सबसे पहले जुलूस ने कॉरपोरेशन भवन के सामने प्रदर्शन किया। सुभाष भवन के बाहर आए लोगों ने उन्हें पुष्प मालाओं से लाद दिया। लोगों ने वंदे मातरम के गगन भेदी जय घोष के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने क्रूरता दिखाते हुए लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इस कांड में सुभाष ही नहीं, अनेक क्रांतिकारी इस महोत्सव पर आहत हुए और अनेक को जेल की कोठरियों में ठूंस दिया गया। बंगाल कौंसिल के प्रतिरोध के बावजूद सुभाष को 6 माह का कारावास सुना दिया गया, लेकिन बाद में बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। हिजली और चटगांव में नौकरशाहों का नंगा नाच हो रहा था। वहां पर नौकरशाहियों द्वारा चलाए गए गोलीकांड में अनेक लोग घायल हो गए। ऐसा घिनौना एवं विभत्स रूप का निरीक्षण करने के लिए सुभाष चटगांव जा रहे थे, लेकिन बीच में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सरकार से चटगांव तथा हिजली में हुए कांड के क्षतिपूर्ति की मांग की। क्षतिपूर्ति न दिए जाने पर देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। इसी बीच संयुक्त प्रांतीय भारतीय नव जवान सभा का अधिवेशन मथुरा में संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष पद से युवकों से कहा कि देश की वर्तमान स्थिति देखकर युवक के हृदय में भी आंदोलन को हिलारे उठने लगी हैं। नौजवानों को नहीं भूलना चाहिए कि नौजवान ही भारत के भावी कर्णधार हैं। हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आत्म बलिदान करना होगा और ये बिना एकजुट संभव नहीं है। कलकत्ता के सदानंद पार्क में चटगांव और हिजली दिवस मनाया गया, जिसमें हिजली गोलीकांड की निंदा की गई तथा अंधाधुंध गोली चलाने को अनुचित कहा गया। महाराष्ट्र नवजवान सभा के अधिवेशन के अध्यक्षीय पद से सुभाष ने सरकार की दमन नीति की आलोचना करते हुए नौजवानों के कर्तव्य और जागृति पर भाषण देते हुए कहा, यद्यपि सरकार की दृष्टि में एक खतरनाक व्यक्ति हूं, लेकिन वास्तव में मुझे शांति प्रिय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम स्वतंत्रता की भूख से छटपटा रहे हैं और यह स्वतंत्रता की अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी है। इसे लिए बिना हम चैन नहीं मिल सकता। सरकार हमारी मांगों को दमन के द्वारा दबाना चाहती है। सरकार समझौतों को भंग कर देना चाहती है। फिर भी कांग्रेस इस संधि की छाया से क्या चिपटी पड़ी रहती है। सरकार की जनता के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। इस प्रकार सुभाष ने अनेक कार्यक्रमों तथा संस्थाओं का तूफानी दौरा किया। जहां भी उन्हें बुलाया जाता वे पहुंच जाते थे। लोग सुभाष को बुलाकर अपना गौरव समझते थे। सुभाष का सम्मान भी धूमधाम से होता था। सरकार सुभाष के भाषणों एवं कार्यक्रमों से आतंकित हो रही थी। सरकार उनका दमन करने के लिए बहाना ढूंढ रही थी। सरकार उनकी सक्रियता से इतनी आतंकित थी कि उन्हें तीसरे रेगुलेशन के अंदर निर्दोष बंदी कर लिया। इस दौरान सुभाष भी इतना अस्वस्थ हो गए थे कि चिकित्सक ने चिकित्सा के लिए यूरोप जाने का सुझाव दिया। बर्लिन में उन्होंने हिटलर से भेंट की। यहां सुभाष को भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में उनसे पर्याप्त सहानुभूति और सहयोग का आश्वासन मिला। आयरलैंड में उनकी भेंट डी वलेरा से हुई। उसने भारत के आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। फ्रांस तथा लंदन का भी उन्होंने दौरा किया। अब उन्होंने स्वदेश वापस आने का निश्चय किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति या तो सुभाष विदेश में रहे या स्वदेश आने पर बंदी जीवित व्यतीत करे, सुभाष को असमंजस्य में डाल दिया। उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत करना उचित समझकर स्वदेश वापस आ गए। जो वे बंबई एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर ऑर्थर रोड जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में हड़तालें की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां से उन्हें येरवदा जेल में भेज दिया गया। जेल का वातावरण इतना विषाक्त एवं भयानक था कि सुभाष के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ा। जेल की कोठरी में शुद्ध वायु का पूर्णतः अभाव था तथा तपन व झुलसन से परिपूर्ण था। इस विषाक्त वातावरण के कारण सुभाष बुखार, अपच और हृदय शूल से पीड़ित हो गए। सरकार की सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने भाई के कुर्सियांग स्थित मकान के कमरे में नजरबंद कर दिए गए, लेकिन जब संपूर्ण विश्व सुभाष की रिहाई की मांग करने लगा और चारों ओर से उन्मुक्त करने के लिए आवाजें उठने लगी, तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सुभाष को बिना शर्त रिहा कर दिया गया।
रिहा होने के बाद कलकत्ता के सदानंद पार्क में आयोजित अभिनंदन समारोह के अवसर पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा, हमें संसार तथा अपने देश की गतिविधियों का तुलना करते हुए अपने देश के आंदोलन का संचालन करना चाहिए। साम्राज्यवाद स्वतंत्रता और शांति के लिए घातक है, इसका हमें दृढ़ता के साथ विरोध करना चाहिए। हमें अपने आंदोलनों में मजदूरों, किसानों और मध्यम श्रेणी के साम्राज्य विरोधी मोर्चों को सम्मिलित करना होगा और हमारे संघर्ष का तरीका अहिंसात्मक हो। सुभाष का स्वास्थ्य संतोषजनक नहीं था, अतः चिकित्सकों ने उन्हें पुनः यूरोप जाने की सलाह दी। सुभाष जैसे लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर जा पहुंचे, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से विक्टोरिया स्टेशन गूंज उठा। यह उनके महान व्यक्तित्व का प्रभाव था। इंग्लैंड प्रवास के दौरान उन्होंने मेजर एटली लासवटी, लॉर्ड स्नेल से विचार विमर्श किया। कांग्रेस का अधिवेशन सूरत जिले के हरिपुरा नामक ग्राम में होने वाला था। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता सुभाष के सेनापति चुने जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त कर दिया, तब सुभाष ने कहा था, सत्याग्रह बंद करने की ताजी कार्रवाई गांधी जी की असफलता की स्वीकारोक्ति है। अब नए नेता, नए सिद्धांतों और नए उपाय की आवश्यकता है। गांधी जी से आज्ञा करना अनुचित है कि वे ऐसे किसी नए कार्यक्रम में सहमत होंगे। कांग्रेस के गणमान्य नेताओं को सुभाष का जमकर विरोध किया ताकि वे सभापति निर्वाचित न हो सके। इन तमाम विरोधों के बावजूद सुभाष भारी मतों से सभापति निर्वाचित हो गए। अपने सभापति निर्वाचित होने की सूचना पाकर सुभाष स्वदेश लौट आए और आते ही सभापति का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन विरोधियों ने उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। सुभाष द्वारा बनाई गई कार्य समिति में रहना भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्हें सुभाष का उग्र विचार स्वीकार नहीं था। सुभाष की दृष्टि में उनका एकमात्र लक्ष्य मातृभूमि की स्वतंत्रता है, जिसके लिए वे कोई रास्ता अपनाने में हिचक और संकोच अनुभव नहीं करते हैं। वे भारत में करोड़ों शोषितों तथा पद दलितों लोगों की अवलंबित आजादी के पक्षधर थे। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद कांग्रेसी नेताओं तथा पूरे संगठन की परवाह किए बिना ब्रिटिश सरकार को एक निर्धारित तिथि पर 6 महीने के भीतर हिंदुस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। कोई भी कांग्रेस नेता इस तरह का कदम उठाने की बात भी सोच नहीं सकता था। सुभाष की नजर में आजादी के लिए किया गया बड़े से बड़ा बलिदान भी तुच्छ था। अन्य कांग्रेसियों को विश्वास था कि ब्रिटेन की सरकार सुभाष की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देगी, और वही हुआ। जब निर्धारित तिथि निकल गई, तब सुभाष ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने हाथों में लाठियां, हंसिए और कुल्हाड़ियां लेकर अंग्रेजों पर टूट पड़े और भारत से खदेड़ दें। सुभाष के इस उग्र विचारों के कारण कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और देश की कांग्रेस कमेटियों को यह चेतावनी दी गई कि सुभाष को कोई कांग्रेस सहयोग न दे। इससे खिन्न होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दूसरी ओर टोक्यो में भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में स्वाधीनता संघ की स्थापना हुई। संघ का नेतृत्व भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। इसको प्राप्त करने के लिए संघ की कार्यकारिणी का चुनाव तथा भारतीय सेना का संगठन हुआ था, जिसमें रास बिहारी बोस सभापति और ए राघवन, के मेनन, कैप्टन मोहन सिंह, कर्नल जी.के. गिलानी सदस्य चुने गए। भारतीयों की सेना के संगठन का भार कैप्टन मोहन सिंह पर था, जबकि संघ के विस्तार, गठन आदि की जिम्मेदारी श्री रास बिहारी बोस और श्री एन राघवन पर थी। संघ के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अनेक भारतीय सदस्य थे और संघ एक शक्तिशाली प्रतिनिधि सभा के रूप में कार्य कर रहा था। जापान के कब्जे में लगभग 60,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापान के कैप्टन मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया। जापानियों के साथ कुछ मतभेद के कारण जापानी अधिकारियों ने कैप्टन मोहन सिंह तथा कर्नल गिलानी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से भारतीयों में असंतोष फैल गया। सन 1943 में जून में सुभाष पनडुब्बी में जर्मनी से पेनांग पहुंचे तथा फिर हवाई जहाज से टोक्यो गए तथा उस समय के जापान के प्रधानमंत्री तोजी से मिलकर एक समझौता किया कि जब आजाद फौज भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म कर देगी तो भारत की पूर्ण स्वाधीनता जापानियों को मान लेनी पड़ेगी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना जर्मनी में हुआ, जिसका प्रधान कार्यालय ड्रेसडन में रखा गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि हम प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमने ये राष्ट्रीय झंडे को जो महत्व दिया है उसके कभी मिटने नहीं देंगे। फ्यूहर हिटलर सुभाष के व्यक्तित्व और संगठन इतना प्रभावित था कि उसने आजाद हिंद फौज को हर प्रकार की सुविधा देने का आश्वासन दिया। साथ ही उसे अपना स्वतंत्र रेडियो स्टेशन स्थापित करने की छूट दी। वर्लिन रेडियो पर सुभाष ने भारतीयों को नाम संबोधित संदेश में कहा, हमको अपनी विजय का पूरा निश्चय है, हमारी भारत भूमि पर हमारा अधिकार है, हम अपने भाग्य विधाता स्वयं बनेंगे और जब तक भारत भूमि पर एक भी जिंदा व्यक्ति बाकी है तब तक हमारा यह अधिकार अक्षुण्ण रहेगा। अपनी जान पर खेलकर भारत की स्वाधीनता कायम रखेंगे। जब तक एक एक विदेशी को चुनकर अपने देश के बाहर न निकाल देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे।
सुभाष के इस रेडियो प्रसारण से मलाया, जापान, सिंगापुर, बर्मा और भारत के भारतीयों के रोम रोम में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। सन 1943 के जून से लेकर नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लगभग 40,000 नौजवान आजाद हिंद फौज में फिर से भर्ती हो गए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी देशों जैसे मलाया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, बार्नियो, जापान, चीन, थाईलैंड, बर्मा आदि में बसे लगभग 30 लाख प्रवासी भारतीयों के परिवार से एक एक नौजवान आजाद हिंद फौज में भर्ती हुआ तथा लड़कियां झांसी रानी वाहिनी में शामिल हुई। इस तरह सब मिलकर 3 लाख की संख्या में आजाद हिंद फौज बनाने की ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई। सुभाष के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जापानी सरकार ने उन्हें भारत को आजाद करने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। सुभाष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और भारत के लिए रेडियो प्रसारण भी किया। इसी प्रसारण के बाद दुनिया भर को पता चला कि सुभाष जापान में हैं। सुभाष श्री रास बिहारी बोस से भेंट की और उनसे सिंगापुर में मिलने का वादा कर बर्लिन रवाना हुए। यहाँ से सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय स्वाधीनता संघ में उमंग और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। स्वाधीनता संघ के भारतीयों और जापानियों के बीच मतभेदों को सुलझाया गया तथा आजाद हिंद फौज और भारतीय संघ के बीच पनप रहे मतभेदों को बड़ी कुशलता से समाप्त किया। सुभाष ने भारतीय स्वाधीनता संघ और आजाद हिंद फौज दोनों को एक पेड़ की 2 शाखा बताया और दोनों को अपने ढंग से विकास के लिए परस्पर निर्भर रहने की आवश्यकता बताया। यहीं पर सुभाष जी ने एक शानदार परेड में दिल्ली चलो का नारा दिया तथा सैनिकों से विश्वास, पात्रता, कर्तव्य और बलिदान 3 आदर्श अपने पास रखने को कहा था। आजाद हिंद फौज का संगठन करने के बाद उसकी व्यवस्था और उनसे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन हेतु सुभाष ने सोचना शुरू किया। उन्होंने सैनिक संगठन के लिए जनता से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का विचार बनाया। इस विचार को दृष्टिगत रखते हुए सिंगापुर की एक विशाल सभा में सुभाष ने आर्थिक सहयोग और जन सहयोग की अपील की। उनकी अपील को सुनकर बड़े बड़े व्यापारियों ने लाखों रुपए सुभाष के चरणों में न्यौछावर कर दिए। इसी प्रकार एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने ओजस्वी भाषण सुनाकर करोड़ों रुपए एकत्र हो गए और अनेक महिलाओं ने अपने जेवर दान कर दिए। लाखों लोग सुभाष के संगठन को सहयोग करने की तैयार हो गए। लोगों ने नेताजी को पहनाई गई मालाओं को नीलामी में खरीदने की होड़ लग गई। इसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद सरकार के पदाधिकारियों की घोषणा की। साथ ही सदस्यों ने अस्थायी आजाद हिंद सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली। आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सर्वोच्च कमांड सुभाष को नेताजी कहकर संबोधित करने का निर्णय लिया, जो उनके प्रति न केवल आदर सूचक था बल्कि उनके प्रति प्यार भी प्रदर्शित करता था। आजाद हिंद सरकार की घोषणा के बाद विभिन्न राष्ट्रों ने नेताजी को बधाई भेजी तथा सरकार को मान्यता दी, जिसमें जापान, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, बर्मा आदि प्रमुख थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसमें हजारों महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के हाथ में सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार का गठन के दूसरे दिन सुभाष ने अपने रेडियो स्टेशन से ब्रिटिश और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब विश्व ने इस घोषणा को सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। इस घोषणा के बाद सुभाष ने अपनी सेना को कूच करने के लिए तैयार करने लगे। 4 जनवरी सन 1944 को आजाद हिंद फौज ने जनरल A.C. चटर्जी के नेतृत्व में अराकान क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। आजाद हिंद फौज की ओर से जापानी भी लड़े। सुभाष अपने संदेशों के द्वारा जवानों के हौसला बुलंद करते रहते थे और सदैव आगे बढ़ने रहने का संदेश देते रहते थे। आजाद हिंद फौज के बहादुर सिपाहियों ने अराकान पर कब्जा कर लिया और उस पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। कर्नल हब्बी बुर्रहमान के साथ एक हवाई जहाज पर टोक्यो के लिए रवाना हुए, लेकिन फार्मोसा के निकट ताई होक नामक स्थान पर 18 अगस्त सन 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 23 अगस्त 1945 को जापान रेडियो ने घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी की मृत्यु हो गई। उनका अस्थि कलश आज भी जापान के टोक्यो शहर के रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित रखा है। नेताजी की मृत्यु तथा उनका अस्थि कलश दोनों जो विवादास्पद हैं, जो आज तक भी नहीं सुलझा है। नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 4 वर्षों में उन्होंने देश को विदेशी चंगुल से मुक्त कराने का जो भागीरथ प्रयास किया वह बेमिसाल है। राजनीति में उनका प्रवेश एक उल्का के समान रहा, जिसके प्रकाश से सर्वप्रथम भारतीय राजनीतिक गगन प्रकाशमान हुआ तथा बाद में विश्व भर का राजनीतिक परिदृश्य आलोकित हो उठा। आज भी जब किसी के मुंह में जय हिंद सुनाई पड़ता है, तब आजाद हिंद फौज की सलामी लेते हुए नेताजी का चित्र सामने आ जाता है। जय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा यह भी था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। आज आपके सामने प्रस्तुत है अमर शहीद भगत सिंह की वीर गाथा। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907
अश्विन शुक्ल त्रयोदशी संवत 1964 विक्रमी शनिवार को प्रातः 9 बजे ग्राम बंगा जिला भागलपुर में सरदार किशन सिंह के घर पर हुआ था। इसके जन्म के अवसर पर इसके पिता और दोनों चाचाओं की अलग अलग जेलों से जमानत पर रिहाई मिली थी और तीनों घर वापस आ गए थे। इस बच्चे को इतना भाग्यशाली माना गया कि दादा सरदार अर्जुन सिंह व दादी श्रीमती जय कौर ने इसका नाम भगत सिंह रखा। भगत सिंह अपनी माता विद्यावती और पिता सरदार किशन सिंह की तरह रूपवान भी थे। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह क्रांतिकारी होने के कारण अंग्रेजों की आंखों में खटक रहे थे। अंग्रेज सरकार की गिरफ्तारी और यातनाएं भोगने के बजाय भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह की सलाह और मदद से अपने बागी साथियों के साथ भारत से फरार हो गए। प्राथमिक शिक्षा के लिए भगत सिंह को गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। इन्हें धर्म और विचारों में क्रांति पुरुष दादा सरदार अर्जुन सिंह तथा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति दादी जय कौर का पूरा साथ मिला। भगत सिंह को उनके दादा स्वामी दयानंद सरस्वती के चरित्र से जुड़ी कहानियां तथा वैदिक धर्म की अनेक बातें बताते थे। भगत सिंह ने धर्म कर्म की बातों में से कर्म की का ही पाठ पढ़ा। धर्म की सतही बातों से वे विरक्त ही रहे। क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने में भगत सिंह की बहुत रुचि बढ़ गई थी। चौथी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारियों की बहुत से पुस्तकें पढ़ डाली थी। इसके कारण भगत सिंह बहुत छोटी आयु में ही क्रांति की भावना से ओतप्रोत होने लगे और वे विचारों में बड़ों को और भी पीछे छोड़ने लगे थे। भगत सिंह जन्मजात क्रांतिकारी तो थे ही, मित्रता की भावना से वह बचपन से ही ओतप्रोत रहे, जो अपने विचारों के अनुरूप मित्र मंडली जुटाने में आगे चलकर काम आई। उन्होंने 16-17 वर्ष की आयु में ही अपने क्रांतिकारी मित्रों की टोली बना ली थी और समूचे देश में क्रांति की ज्वाला धधकाकर इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते 23 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूम लिया था। भगत सिंह पढ़ने में बहुत तेज थे। घर में क्रांतिकारी साहित्य की कमी नहीं थी। सूफी अंबा प्रसाद, लाला हरदयाल और उनके क्रांतिकारी चाचा अजीत सिंह की लिखी दर्जनों पुस्तकों को पढ़ लिया था। अंग्रेजों के विरोध की प्रवृत्ति भगत सिंह के रक्त में घुल मिल गई थी। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह क्रांति के स्वतंत्रता थे। उन्होंने भगत सिंह को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं कराया क्योंकि उनमें राजभक्ति की शिक्षा दी जाती थी और गॉड सेव द किंग प्रार्थना सभा में गाया जाता था। अतः सरदार अर्जुन सिंह ने भगत सिंह को DAV स्कूल नवकोट में 5वीं कक्षा में दाखिल कराया। भगत सिंह का सामयिक ज्ञान और आत्मविश्वास गजब का था। सन 1917 में भगत सिंह नवकोट के स्कूल में पढ़ने आए थे। उसमें उनकी उम्र केवल 10 वर्ष की थी। भगत सिंह को अपने पिता से क्रांतिकारियों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती थी। अध्यापक भी भगत सिंह से क्रांतिकारियों की बातें सुन दंग रह जाते थे। सन 1919 में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में एक अलग अंदाज में प्रवेश किया तो देश में एक नई लहर दौड़ गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उनके किशोर मन पर अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत को लड़ने का संकल्प और दृढ़ हो गया। महात्मा गांधी के प्रति भगत सिंह का मन श्रद्धा से भर गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला कांड हो गया, जिसमें पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर ने नियत हजारों लोगों को भून डाला। सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा समूचे भारत के नेता के रूप में स्थापित हो चुके महात्मा गांधी ने
10 अप्रैल 1919 को राजनीतिक चेतना जगाने के लिए पंजाब की ओर प्रस्थान किया, परंतु सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पंजाब की जनता में उफान आ गया और लाहौर में हड़ताल हो गई। 11 अप्रैल 1919 को लाहौर की बादशाही मस्जिद में मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को जुम्मे की नमाज के लिए आमंत्रित किया। उस दिन हिंदू मुसलमानों ने साथ साथ नमाज पढ़ी। यह नमाज सांप्रदायिक एकता का प्रतीक थी। हिंदू मुस्लिम एकता के संकल्प और राष्ट्रीय आंदोलन की आंधी का बवंडर देखकर ब्रिटिश सरकार बौखला गई। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कर्नल डायर ने नियत थे सैकड़े लोगों को बिना किसी चेतावनी के मौत के घाट उतार दिया था। उस समय भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। वह इस खबर को सुनकर सन्न रह गए। दूसरे दिन वे ठीक समय पर उठे, तैयार हुए और घर वालों की दृष्टि से स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बहाने वे स्कूल न जाकर सीधे अमृतसर पहुंचे और जलियांवाला बाग में पहुंच गए। पुलिस वाले सतर्क थे, किंतु वह बालक पुलिस से लुकता छिपता वहां पहुंच ही गया। जलियांवाला बाग में मानव रक्त के धब्बे बिखर पड़े थे। भगत सिंह ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और झटपट खून से रंगी मिट्टी से शीशी को पूरा भर लिया और अच्छी तरह कसकर उसे अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने घर पर आकर उस शीशी को एक स्थान पर रख दिया और उस पर फूल चढ़ाए। शहीदों की स्मृति में फूल चढ़ाने का उस दिन से उनका नियम बन गया। सन 1919 से 1921 तक भगत सिंह के मन में एक मंथन चलता रहा। परस्पर चर्चा के बाद जो सारांश निकला वह अंग्रेज क्रूर है, उन्होंने देश को गुलाम बना रखा है। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद पूरे देश में प्रेम ज्वाला भड़क पड़ी थी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद पूरे देश में देश प्रेम ज्वाला भड़क उठी थी। नौजवानों के खून में उबाल आ गया। गांधी सहित सभी कांग्रेसी नेता उत्तेजित हो गए। अंग्रेजों के प्रति क्रोध और घृणा की भावना जन जन में भर गई। इस घटना के बाद 2 वर्ष बाद तक भगत सिंह के मन में मंथन चलता रहा और सन 1921 में उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अब स्कूल छोड़ देंगे। भगत सिंह उसमें 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इसके पश्चात वे स्वदेशी के प्रचार और विदेशी के बहिष्कार में जुट गए। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था, किंतु भगत सिंह को विदेशी कपड़ों की होली जलाना अधिक पसंद था। भगत सिंह ने इस काम में इतनी रुचि ली कि देखते ही देखते सबकी नजरों में चढ़ गए। अपने साथियों के वे नेता बने और मोहल्ले बस्तियों के प्रिय पात्र। अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने इतनी रुचि ली कि वे सभी टोलियों में सबसे अलग चमकने लगे। देश भर में आंदोलन तीव्रता पर था। प्रदर्शन, सभाएं, नारेबाजी, घेराव, विरोध प्रदर्शन की लगभग सभी शैलियां व्यवहार में लाई जा रही थी। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस का जुलूस नियंत्रण खो बैठा। उत्तेजक नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस की टुकड़ी को घेर लिया और थकियाते हुए थाने तक ले गए। फिर थाने को आग लगा दी गई। इस घटना में 21 सिपाही और थानेदार जीवित जल गए। आंदोलन के प्रणेता और साहसी नेता महात्मा गांधी इस घटना से बड़े दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस समिति की सभा बुलाई और गांधी जी ने इस घटना की कटु आलोचना करते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया। इस फैसले की देश भर में आलोचना हुई। यहाँ
यहाँ तक कि जेल में बंद पंडित मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय के प्रति आक्रोश प्रकट किया। साथ ही क्रांति की उमंग में अपनी पढ़ाई छोड़कर आए युवा वर्ग को भी भारी निराशा हुई। इस घटना ने भगत सिंह के मन को फिर अंतर्द्वंद से भर दिया। गांधी जी द्वारा हिंसा के संपूर्ण बहिष्कार और अहिंसा के पूर्ण स्वीकार की बात भगत सिंह के गले में उतर नहीं पाई। गांधी जी का यह दर्शन भगत सिंह को प्रभावित न कर सका। इसी सोच विचार के मध्य भगत सिंह के जहन में एक प्रदीप्त क्रांतिकारी युवक सरदार करतार सिंह सराबा का चेहरा उभर आया, जिसे 19 वर्ष की आयु में 15 सितंबर 1915 को क्रूर अंग्रेज न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश के इस निर्णय पर करतार सिंह ने कहा था, थैंक यू, आपको धन्यवाद। सरावत के एक साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसने कहा था, मैं काला पानी नहीं, फांसी चाहता हूँ। इस घटना से प्रभावित होकर भगत सिंह ने निर्णय ले लिया कि करतार सिंह सराबा का रास्ता, हिंसा और दबाव का रास्ता ही उनका रास्ता होगा। अहिंसा की दब्बू नीति से ब्रिटिश साम्राज्य के घुटने नहीं टिकाए जा सकते। उनका मानना था कि देश की आजादी के लिए लड़ना, दुश्मन की ताकत को चोट पहुंचाना और निरंतर सशस्त्र संघर्ष तथा बलिदानों से देश में क्रांति की ज्वाला भड़काना व देश का मनोबल ऊंचा करते जाना ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे, अपने पुत्र भगत सिंह में एक सफल क्रांतिकारी के बीज देख रहे थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने पुत्र भगत सिंह को क्रांति पथ पर आगे बढ़ने के लिए तटस्थ रहकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। यह विचार कर सरदार किशन सिंह ने अपने पुत्र भगत सिंह को नेशनल कॉलेज में दाखिला करवा दिया। इस कॉलेज के संस्थापक पंजाब के श्री लाला लाजपत राय तथा प्राचार्य आचार्य जुगल किशोर, जो विलायत से शिक्षा प्राप्त कर अपने देश को स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से स्वदेश लौट आए थे। उनकी मान्यता थी कि इस कॉलेज में ऐसे छात्रों को तैयार किया जाए जो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की जानकारी ले तथा जो भारत में नए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सके। नेशनल कॉलेज के लोकप्रिय प्रोफेसर भाई पलानंद, जो राजनीतिक विद्रोह के अपराध में काले पानी की सजा भुगत चुके थे, भारतीय इतिहास के ज्ञाता प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार, प्रोफेसर छबील दास कॉलेज में राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वालों में प्रमुख थे। लाला लाजपत राय देश की आजादी के लिए कटिबद्ध थे और वे ये समझ चुके थे कि क्रूर और काइयां अंग्रेज अहिंसावादियों के नैतिक दबाव में आकर देश छोड़ना जाने वाले नहीं हैं। इन्हें देश से भगाने के लिए सुनियोजित तथा देशव्यापी तीव्र हलचल की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। अतः उन्होंने नेशनल कॉलेज को राष्ट्रीय कॉलेज के रूप में बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। कॉलेज में द्वारकादास पुस्तकालय की स्थापना की गई। श्री राजाराम शास्त्री इस पुस्तकालय के अध्यक्ष बनाए गए। पुस्तकालय में विश्व की क्रांतियों से संबंधित पुस्तकें विशेष रूप से सम्मिलित की गई थी। भगत सिंह को क्रांतिकारियों के कारनामे, उनके विचार और दर्शन पढ़ने में बचपन से ही विशेष रुचि थी। यूं तो भगत सिंह ने बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु समाजवाद व साम्यवाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। भगत सिंह ने आयरलैंड, इटली और रूस के क्रांतिकारी आंदोलनों का गहन अध्ययन किया, लेकिन वे फ्रांसीसी अराजकतावाद तथा अन्य निबंध नामक इस पुस्तक का भगत सिंह ने कई बार अध्ययन किया। इस पुस्तक में आए वेलांग के प्रसंग से बहुत प्रभावित हुए। वेलांग को ट्रेड यूनियनों को संगठित करने, मजदूरों को सरकार के विरुद्ध भड़काने तथा असेंबली में बम फेंकने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। जब वेला को न्यायाधीशों के सामने पेश किया गया तो उसने निर्भीकता पूर्वक गर्व से कहा, शोषक तथा बहरे शासकों को आगामी खूनी क्रांतियों से सावधान करने के लिए मैंने असेंबली में बम फेंका था। मैं अपना काम पूरा कर चुका। अब न्यायाधीश जो भी दंड दे, मैं इसे हंसते हुए स्वीकार करूंगा। भगत सिंह के मन में क्रांतिकारी वेला का यह बयान बैठ गया। नेशनल
नेशनल कॉलेज में अध्ययन करते समय प्रोफेसर जयचंद्र जी के घर विख्यात क्रांतिकारी सन्याल से मुलाकात की। बंगाली क्रांतिकारियों के प्रति भगत सिंह के मन में एक आकर्षण पैदा हो गया। सन 1923 में भगत सिंह ने FA परीक्षा पास की और BA प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया। अब घर वाले विशेषकर उनकी माता भगत सिंह को विवाह बंधन में बांधना चाहती थी और एक लड़की भी वधू के रूप में देख ली थी तथा भगत सिंह की उसके साथ सगाई भी कर दी, किंतु भगत सिंह विवाह बंधन में बंधने को तैयार नहीं थे। वे विवाह के मुहूर्त के समय अचानक घर से गायब हो गए तथा पिता के नाम पत्र छोड़ गए जिसमें लिखा था, मुझे खिदमत वतन के लिए पप कर दिया गया, लिहाजा मैं उस वक्त के वादे के पूरा कर रहा हूँ, उम्मीद है आप मुझे मुआफ करेंगे। इसके बाद भगत सिंह सीधे कानपुर जा पहुंचे। उन दिनों कानपुर का केंद्र योगेश चंद्र चटर्जी देख रहे थे। भगत सिंह उनसे मिले और बताए गए मार्ग में जुट गए। योगेश चटर्जी के साथ उस समय श्री अजय घोष, श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, जो बाद में कानपुर के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र प्रताप के संपादक बने, श्री विजय कुमार सिन्हा और बटुकेश्वर दत्त रहते थे। वे सब बंगाली क्रांतिकारी थे। भगत सिंह इन क्रांतिकारी साथियों से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु दल के नेता श्री योगेश चंद्र चटर्जी को यह बात खटक गई कि बंगालियों के बीच सिख युवक की उपस्थिति CID के मन में संदेह पैदा कर सकती है। अतः उन्होंने प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से भेंट की और भगत सिंह के ठहरने की व्यवस्था की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को प्रताप के संपादकीय विभाग में बुला लिया और उनका नाम बदलकर बलवंत सिंह रख दिया। उसी समय कानपुर में पुलिस का दबदबा बढ़ने से विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को सादीपुर भेज दिया। भगत सिंह वहां सादीपुर की नेशनल स्कूल में हेडमास्टर बन गए। भगत सिंह अपनी दादी जय कौर की बीमारी के समाचार पढ़कर वह अपने घर लौट आए। भगत सिंह की सेवा शुश्रूषा से उनकी दादी पुनः स्वस्थ हो गई। उन्हीं दिनों सरदार किशन सिंह के पैतृक गांव बंगा में एक विशेष घटना घटी जिसमें भगत सिंह ने प्रमाणित कर दिया कि उनके अंदर संगठन का नेतृत्व करने की बेमिसाल क्षमता है। भगत सिंह अपनी 17 वर्ष की उम्र में ही दिल्ली चले गए थे और उन्हें वहां स्वामी श्रद्धानंद द्वारा संचालित समाचार पत्र दैनिक अर्जुन में संपादक विभाग में काम करने लगे। वहां उन्होंने अपना नाम बलवंत सिंह बताया था। भगत सिंह के दिल में इस समय देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का जितना जुनून था, उतनी ही पीड़ा उन्हें ये सब देखकर होती थी कि भारतीय लोग विदेशी हुकूमत से लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। उस समय दैनिक अर्जुन का संपादक कार्य देखने वाले दीनदयाल मिश्र ने भगत सिंह के बारे में लिखा है। भगत सिंह ने उनसे कहा था कि मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर मेरा मन छलनी हो रहा है। एक और विदेशियों के अत्याचार हैं तो दूसरी ओर भाई भाई का गला काटने को तैयार है। इस हालात में मातृभूमि के बंधन कैसे कटेंगे। भगत सिंह कुछ दिनों के बाद दिल्ली से कानपुर चले गए। कानपुर में उस समय गंगा में बाढ़ आई हुई थी। भगत सिंह बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ चल रहे काम में जुट गए। इसके बाद भगत सिंह कानपुर से जालौर चले गए। वहां पर इसके बाद क्रांतिकारी भगत सिंह कानपुर से लाहौर चले गए। वहां पर क्रांतिकारी साथियों को इकट्ठा कर नौजवान भारत सभा की स्थापना के काम में जुट गए। इसी समय उसे श्रेष्ठ क्रांतिकारी श्री भगवती चरण के साथ काम करने का अवसर मिला। नौजवान भारत सभा में उस समय देश के अनेक महान क्रांतिकारी आ जुड़े थे। श्री रामकिशन BA सभा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के गरम दल के श्री केदारनाथ सहगल, डॉक्टर शेफुद्दीन किचलू, लाला पिंडीदास, लाला लालचंद्र फलक तथा डॉक्टर सत्यपाल शामिल थे। इन क्रांतिकारियों ने
आगे की योजना बनाई। ब्रिटिश सरकार असेंबली में 2 बिल पेश करने वाली थी। एक था जन सुरक्षा विधेयक तथा दूसरा था औद्योगिक विवाद विधेयक। पहले विधेयक का उद्देश्य था देश भर में उठ रहे आंदोलन को कुचलना तथा दूसरे उद्देश्य था मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित करना। इस विधेयक का विरोध करने पर वाइस राय ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर वीटो पावर का इस्तेमाल करना चाहा। क्रांतिकारी संगठन ने फैसला किया कि जैसे ही वाइस राय वीटो पावर का इस्तेमाल कर विधेयकों के पास होने की घोषणा करे, उसी समय असेंबली में बम गिराया जाए। बम गिराने की योजना तय हो जाने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर ने दिल्ली में अपने फोटो खिंचवाए। जयदेव और शिव वर्मा के अतिरिक्त सभी साथियों को आदेश दिया गया कि वे दिल्ली से बाहर चले जाएं। जब असेंबली में विधेयक पास हो गया, तभी सरदार भगत सिंह मुस्कुरा पड़े और असेंबली में बम फेंककर धमाका कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को जिस समय असेंबली के सदस्य सदन में प्रवेश कर रहे थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दीर्घ में अपने लिए निर्धारित स्थानों पर जाकर बैठ गए। दोनों ने खाकी कमीज और निकर पहन रखी थी। जो ही वाइसराय के आदेशों से निर्मित विधेयक पास होने की घोषणा होने लगी थी, भगत सिंह ने सरकारी बेंचों के नीचे की जमीन पर बम फेंक दिया। भगदड़ मच गई। इसके बाद भगत सिंह ने अपना भरा हुआ पिस्तौल निकाला और छत की ओर हाथ उठाकर 2 फायर किए। असेंबली हॉल पूरी तरह खाली हो गया। बटुकेश्वर दत्त ने अपने पास छिपाई पर्चियां सदन में बिखेर दी, जिसमें लिखा हुआ था, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र होगा। परिणाम स्वरूप भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों पकड़ लिए गए। पुलिस को उन्होंने बयान देने के लिए मना करते हुए कहा, हम अपने बयान कोर्ट में ही देंगे। भगत सिंह का अपने बयान न्यायालय में देने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया उनके बयानों को सुनेगी। देश की जनता जानेगी कि असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य क्या था। भगत सिंह चाहते थे कि देश से साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का पूरी तरह खात्मा होकर मेहनतकश और साधन रहित व्यक्तियों को खुलकर जीने का अधिकार मिल सके। सन 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को एडिशनल न्यायाधीश मिस्टर टूल के न्यायालय में पेश किया गया। उस समय केवल वकील, निकट संबंधी तथा प्रमुख समाचार पत्रों के प्रतिनिधि ही मौजूद थे। इसके बाद में 4 जून 1929 को दिल्ली की सेशन न्यायालय में कार्यवाही शुरू हुई। भगत सिंह ने अपने बयान में कहा कि निर्मम क्रूरता से राष्ट्र नहीं कुचला जा सकता। फ्रांस और रूस में भी क्रांतिकारी आंदोलनों को नहीं कुचला जा सका। भारत में भी कोई शक्ति उसे नहीं कुचल सकती। हमें फांसी पर चढ़ा देने से क्रांति गति नहीं रोकी जा सकती। हमने चेतावनी देकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। भगत सिंह के इस वक्तव्य से पूरे देश में क्रांति का संदेश फैल देश की धाराएं मोड़ दी। पुलिस की गाड़ी में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ले जाया जा रहा था, तब वे मस्ती में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की पंक्तियां गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, इस रंग में रंग सिवाने, माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यही रंग हल्दी घाटी में खुलकर था खेला, नव बसंत में भारत के हित वीरों को आए मेला, मेरा रंग दे बसंती चोला। न्यायालय में कार्रवाई जब प्रारंभ हुई, उस दौरान न्यायालय में क्रांतिकारियों से मिलने देश के अनेक लोग आए। श्री सुभाष चंद्र बोस, रफी अहमद किदवई, मोहनलाल सक्सेना, मोतीलाल नेहरू, राजा कालाशंकर, KF नरीमन तथा गुरुदत्त सिंह। आगे चलकर ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम इनकलाब जिंदाबाद के नारे गाने पर आग बबूला हो गया। क्रांतिकारियों ने जोश में भरकर वंदे मातरम कहा और स्वर मिलाकर क्रांतिकारी गीत गाने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
7 अक्टूबर सन 1930 को ट्रिब्यूनल का एक विशेष दूत जेल में आया और उसने फैसला सुना दिया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी और कुछ अन्य को काला पानी की सजा होगी। भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बीच में भगत सिंह थे, बाएं सुखदेव और दाएं राजगुरु। तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों ने एक साथ अपने सामने वाले फांसी के फंदे को पकड़ा, चूमा और हाथों से अपने गले में डाल लिया और अमर शहीद हो गए। अमर शहीद भगत सिंह के इस अमर बलिदान को भारत के निवासी कभी नहीं भुला पाएंगे। उनका बलिदान युवा पीढ़ी के कर्णधारों को सदैव मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये बात अक्सर सत्य है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।